नहीं है तो मैं इंट्रोड्यूस, पर फिर भी अगर जो लोगों ने नया ज्वाइन किया है वो मेरे बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो मेरा नाम डॉक्टर गौरव चंद्र श्रीवास्तव है और मैंने आईआईटी से पीएचडी किया हुआ है केमिकल सिंथेसिस में। एंड देन आफ्टर दैट मैंने 2005 में पेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और फर्दर ऑन मेरे नाम पे कुछ 38 के अराउंड पेटेंट्स हैं, कुछ 76 रिसर्च पेपर्स हैं मेरे जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड है। सो अभी उन सारी बातों को छोड़ते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। हम सभी लोगों ने बहुत सुना है यूवी कोटिंग्स के बारे में कि यूवी कोटिंग्स एक नया कोटिंग का टाइप है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं पर उनको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है यूवी कोटिंग्स के बारे में। तो ये आज का जो टॉपिक है वो इसलिए लिया गया है कि एक आपके बीच में जनरल अंडरस्टैंडिंग बने कि यूवी कोटिंग होती क्या है, ये कन्वेक्शनल कोटिंग से अलग कैसे होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एंड इसके अलावा साथ ही साथ में हम ये जानेंगे कि इस यूवी कोटिंग के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं इसके, इसका क्यूरिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये सारी चीजें एक जनरल स्टडी की तरह आपके सामने आएंगी। सो अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं आपके साथ में। अगर इस प्रेजेंटेशन के अंदर किसी तरीके का कोई ग्रेड नेम आता है तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। दिस इज द स्टडी ऑफ यूवी कोटिंग। कोटिंग का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे लगाया जाए, जिसके लगाने के बाद एक कवरिंग फिल्म उसके ऊपर आ जाए या कोई कवरेज आ जाए, वो फिल्म का फॉर्म नहीं भी होगा तो भी हम उसको कोटिंग बोलते हैं। कोटिंग्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है? नॉर्मली हम सारी कोटिंग्स को लिक्विड स्टेट में देखते हैं। ज्यादातर मोस्ट कॉमन जिसके अंदर आता है पेंट है, लिक्विड है, एडहेसिव्स हैं, ये सारे के सारे फिजिकल स्टेट में सबसे ज्यादा लिक्विड स्टेट में हम देखते हैं। फिर कुछ कोटिंग्स होती हैं जो सॉलिड स्टेट में लगती हैं और सॉलिड स्टेट में ही हमें मिलती हैं, जिन्हें जैसे कि पाउडर कोटिंग। इसके बाद कुछ एक कोटिंग्स होती हैं जो गैस हो, इसके अंदर या तो केमिकली वेपर बनाई जाती है, उसका सरफेस पे डिपोजिशन कराया जाता है, या फिजिकल वेपर होती है, उसका सरफेस के ऊपर डिपोजिशन होता है। कोटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? कोटिंग के फंक्शन है डेकोरेट करना, प्रोटेक्ट करना, जैसे रस्ट से, कोरोजन से या किसी भी तरीके की चीज से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। थर्ड क्या है? उसके जो हमारा बल्क मटेरियल है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस की जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉन स्टिक कोटिंग्स आती हैं, एब्रेजन रेजिस्टिव कोटिंग्स आती हैं। इस तरीके की कोटिंग्स, इस तरीके की प्रॉपर्टीज इंपार्ट करनी पड़ती हैं, डालनी पड़ती हैं हमको कोटिंग के अंदर। फिर या तो इनमें से कुछ या इन सब का कॉम्बिनेशन, ये फंक्शन है किसी भी कोटिंग का। सो कोटिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं? सो हमारे पास दो तरीके की कैटेगरी होती है, एक को हम कन्वेक्शनल कोटिंग बोलते हैं और एक को स्पेशल कोटिंग बोलते हैं। तो कन्वेक्शनल कोटिंग में फिजिकल फॉर्म जो होती है वो या तो लिक्विड या पाउडर फॉर्म में होती है। ये 1K सिस्टम होगा या 2K सिस्टम होगा, वो उसकी क्योरिंग मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अंदर कैरियर क्या होता है? कैरियर या तो वाटर होगा या सॉल्वेंट होगा इन केस ऑफ लिक्विड। पाउडर होगा तो किसी भी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। स्पेशल कोटिंग्स में कौन कौन सी कोटिंग्स आती हैं? सबसे पहले जिसे हम जानते हैं रेड क्योर कोटिंग के नाम से। रेड क्योर कोटिंग रेडिशनल क्योरिंग का शॉर्ट फॉर्म है। सो इसके अंदर क्या होता है? क्योरिंग जो है वो या तो यूवी एलईडी, इलेक्ट्रॉन बीम या विजिबल लाइट के थ्रू क्योरिंग होती है।
सेकेंड इसके अंदर स्पेशल कोटिंग में आता है वेपर डिपोजिशन, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। थर्ड क्या है, ड्यूअल कोर मैकेनिज्म, जिसमें यूवी की भी प्रॉपर्टी होती है एंड 2 के क्योरिंग मैकेनिज्म को भी यूज किया जाता है। एक कोटिंग फॉर्मुलेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कंपैरेटिव स्टडी है कन्वेक्शनल कोटिंग एंड रेड क्योर यूवी कोटिंग के बीच में। हम कन्वेक्शनल कोटिंग में रेजिन यूज करते हैं, बाइंडर होता है जो वो बल्क फिजिकल प्रॉपर्टी देता है आपकी फिल्म को। सिमिलरली हम यहाँ पर यूवी कोटिंग या रेड क्योर कोटिंग के अंदर बाइंडर जो होता है उसको हम ओलिंगोमर बोलते हैं, और ओलिंगोमर हमको यहाँ पे बल्क फिजिकल प्रॉपर्टी देता है किसी भी फिल्म के लिए। सेकेंड, कन्वेक्शनल कोटिंग में सॉल्वेंट होता है जो कैरियर की तरह काम करता है, डाइल्यूएंट की तरह काम करता है, रिड्यूसर की तरह काम करेगा, या हम उसे थिनर भी बोलते हैं, थिन डाउन करने के लिए। सिमिलरली यूवी कोटिंग के अंदर मोनोमर्स यूज किए जाते हैं सॉल्वेंट की जगह पर। जनरली बहुत रेयर केस में कहीं पर कोई सॉल्वेंट यूज होता है। सो मोनोमर्स जो है वो यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल प्ले करते हैं। ये मोनोमर्स रिएक्टिव डाइल्यूएंट्स होते हैं इस कोटिंग के लिए, ये रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो फाइनल कोटिंग प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके बाद पिगमेंट्स, जैसा हम जानते हैं पिगमेंट्स दोनों में सेम है, वो कलर देने के लिए काम होते हैं। फिलर्स कन्वेक्शनल कोटिंग में फिलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पे फंक्शनैलिटी के लिए भी यूज किया जाता है और प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने के लिए भी करते हैं या फॉर्मुलेशन को चीप करने के लिए करते हैं। रेड क्योर कोटिंग या यूवी कोटिंग के अंदर फिलर्स का यूज, फंक्शनल फिलर्स का यूज मैटिंग एजेंट्स की तरह किया जाता है और एक्सटेंडर्स बहुत कम यहाँ पर यूज होते हैं। रेयर इन रेयरेस्ट केस एक्सटेंडर्स को यूज किया जाता है। अगर कहीं पर आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग का इशू है और पिगमेंटेड यूवी सिस्टम है तो ही आप वहां पे फिलर्स का यूज करते हैं, और उस फिलर्स के अंदर भी कुछ लिमिटेशन है, आप वही फिलर्स यूज कर सकते हैं। एडिटिव्स, कन्वेक्शनल कोटिंग के अंदर एडिटिव्स यूज होते हैं, वेटिंग, डिस्पर्सिंग, सबस्ट्रेट वेटिंग, डिफोमर, इस तरीके के बहुत सारे एडिटिव यूज होते हैं। उनका फंक्शन जो कन्वेक्शनल कोटिंग में है वही सेम फंक्शन यूवी कोटिंग में होता है, बट यहाँ पर कई बार एडिटिव जो है उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे डिफरेंट एडिटिव यूज होते हैं। कई बार सेम कन्वेक्शनल कोटिंग के भी एडिटिव यूज कर लिए जाते हैं। इसके अलावा कन्वेक्शनल कोटिंग में हम एक चीज नहीं यूज करते हैं जो हम यूवी कोटिंग के अंदर यूज करते हैं, उसको कहते हैं फोटो इनिशिएटर। फोटो इनिशिएटर के बगैर यूवी कोटिंग जनरली पॉसिबल नहीं होती है। एक बहुत ही स्पेशल टाइप की यूवी कोटिंग है जो बिना फोटो इनिशिएटर के यूज होती है। सो फोटो इनिशिएटर्स क्या होते हैं? फोटो इनिशिएटर्स वो हैं जो ये आपका रेडिएशन क्योरिंग प्रोसेस है, इसके लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसको इनिशिएट करने का काम करते हैं, शुरू करने का काम करते हैं। अगर फोटो इनिशिएटर फॉर्मुलेशन में नहीं होगा तो आपकी रिएक्शन इनिशिएट नहीं होने पाएगी, इसलिए फोटो इनिशिएटर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर। नाउ वी आर कमिंग टू रेड क्योर कोटिंग। रेड क्योर कोटिंग्स क्या होती हैं या यूवी कोटिंग्स क्या होती हैं? कोटिंग इंक एडहेसिव, दैट इज रेडिएशन क्योरेबल, जो रेडिएशन से क्योर होती हैं। क्योरिंग करने के लिए जो रेडिएशन हम यूज करते हैं वो या तो यूवी होता है या अल्ट्रावायलेट एलईडी जिसे हम यूवी एलईडी बोलते हैं, या विजिबल लाइट का कुछ स्पेक्ट्रम होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन होता है जिसे हम ईवी रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 तरीके के क्यूरिंग लाइट्स होती हैं जिनके थ्रू ये, या रेडिएशन होते हैं जिनके थ्रू ये कोटिंग क्योर की जाती है। इसमें से जो सबसे कॉमन है वो यूवी रेडिएशन है या यूवी एलईडी रेडिएशन है। सो क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड। जो क्योरिंग मैकेनिज्म है वो क्या होती है? किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको हम क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग बोलते हैं। और इस क्योरिंग के अंदर लिक्विड पॉलीमराइज्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड स्टेट फॉर्म करता है जिसका कि एक फंक्शन होता है या फंक्शन के साथ में डेकोरेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अभी ये जो 4 तरीके की रेडिएशंस हैं इसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करती है टेक्नोलॉजी रेडिएशन क्योरिंग के अंदर वो यूवी क्योरिंग है। यूवी के अंदर यूवी लाइट्स एंड यूवी एलईडी रेडिएशन ये दोनों यूज होते हैं, या ये दोनों तरीके की लाइट्स यूज होती हैं। ऑल्दो मतलब ईवी रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, पर अभी भी यूवी लैंप्स और यूवी एलईडी की ही प्रीडोमिनेंसी है इस रेडिएशन क्योरिंग के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईबी जब हम ईबी क्योरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन के थ्रू जब हम क्योरिंग करते हैं तो उसमें फोटो इनिशिएटर की जरूरत नहीं पड़ती है, वेयर एज बाकी सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी में
हमें फोटोइनिशिएटर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू ही मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स से रिएक्शन जो स्टार्ट करनी है उसके लिए हमें फ्री रेडिकल्स की जरूरत नहीं होती है, या इनिशिएटेड फ्री रेडिकल्स की जरूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती है, जो नॉर्मली यूवी कोटिंग के अंदर फोटो इनिशिएटर से मिलती है। सो अभी एडवांटेज क्या है, हम क्यों यूवी कोटिंग को कन्वेक्शनल कोटिंग के ऊपर यूज क्यों करते हैं? तो उसका जो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसके अंदर आप हाई सॉलिड कोटिंग्स बना सकते हैं, अप टू 99.9% हाई सॉलिड कोटिंग्स आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं, वो भी वेरी लो फिल्म थिकनेस के साथ में। ये इसके अंदर कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं होता है, या जो लोग सॉल्वेंट या किसी तरीके के एडिटिव्स यूज करते हैं उस केस में बहुत कम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। हैप्स भी नहीं होता है, यानी हैजार्डस एयर पॉल्यूटेंट्स बिल्कुल नहीं होते इस कोटिंग के अंदर। अगर आप इसको रोलर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो किसी तरीके का हैजार्ड, जैसे स्प्रे से जब हम गन से स्प्रे करते हैं सॉल्वेंट बेस को, तो पार्टिकल्स एयर में एटोमाइज होकर के घूमते हैं, जो कि सांस के से अंदर चले जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो वो हार्म करते हैं। वैसा यहाँ पर एयर पॉल्यूशन का भी डर नहीं है। इसके अलावा जब हम थर्मल क्योरिंग करते हैं कन्वेक्शनल कोटिंग के अंदर, तो उसके कंपैरिजन में यूवी कोटिंग में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जो इक्विपमेंट है यूवी कोटिंग के वो कम स्पेस लेते हैं कन्वेक्शनल प्रोडक्शन लाइन से। कन्वेक्शनल प्रोडक्शन लाइंस के अंदर हमको मिनट्स लगते हैं या आवर्स लगते हैं, वेयर एज जो यूवी कोटिंग है वो सेकंड्स के अंदर क्योर हो जाती है, जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरली यूवी कोटिंग के अंदर ग्लॉस, स्क्रैच एंड एब्रेजन, ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होती हैं कन्वेक्शनल कोटिंग के कंपैरिजन में। इसके अलावा हम हीट सेंसिटिव जो सबस्ट्रेट्स हैं, जो हीट पाकर के अब डिफॉर्म हो जाते हैं, उनके ऊपर हम कन्वेक्शनल कोटिंग करते हैं, तो उसमें या तो टाइम बहुत लगता है, और हमें प्रोडक्शन अगर फास्ट करना होता है तो हीट सेंसिटिविटी की वजह से हम उस पर कोई भी बेकिंग सिस्टम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वेयर एज यूवी कोटिंग के केस में हीट सेंसिटिव सबस्ट्रेट्स जैसे माइल्ड प्लास्टिक, फोल्डेबल प्लास्टिक, टीपीए काइंड ऑफ प्लास्टिक्स जो हैं वो बहुत आसानी से कोट की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें हीट जनरेट उतनी नहीं होती है जितनी की कन्वेक्शनल कोटिंग में क्योरिंग के लिए लगती है। इवन इसमें क्योरिंग के लिए कोई भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी डिसएडवांटेज क्या है, हमने इतने सारे एडवांटेज जाने रेड क्योर कोटिंग के, सो अब डिसएडवांटेजेस क्या है इस रेड क्योर कोटिंग के कन्वेक्शनल कोटिंग के ऊपर, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसका जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो स्पेशलिस्ट होता है, मतलब स्पेशल रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो स्किन सेंसिटाइजर्स होते हैं, यानी उनका कुछ स्किन इरिटेशन का जैसा अभी नेचर पाया गया है, तो उनको यूज करते समय हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, या हमको कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन गियर्स यूज करने पड़ते हैं जिससे उनका हमारा स्किन के साथ में कॉन्टेक्ट नहीं होने पाए। वैसे तो ये प्रॉब्लम हमें कन्वेक्शनल कोटिंग के अंदर भी होती है, पर वहां पर इस तरीके का स्किन इरिटेशन जो है वो इतना नहीं होता है जितना कि यूवी के केस में है। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज वो क्या है कि इसमें आर्चेस में, कॉर्नर्स में, निक्स में यूवी लाइट पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्योरिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरीके के निक एंड कॉर्नर्स को कोट करना, जो फ्लैट सरफेस नहीं है या जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोट करना और उनको क्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कन्वेक्शनल कोटिंग के कंपैरिजन में, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सो अभी हम इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि रेड क्योर फॉर्मुलेशन के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो रेड क्योर कोटिंग के जो मेन या जो फॉर्मुलेशन है उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे ओलिगोमर, फर्स्ट मेन कंपोनेंट है ओलिगोमर। ओलिगोमर का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना चाहिए। ओलिगोमर क्या होता है? ओलिगोमर आपका बाइंडर के जैसा एक्ट करता है पिगमेंट्स के लिए या अदर सॉलिड्स के लिए फॉर्मुलेशन में, और ये आपकी फिल्म को बल्क प्रॉपर्टीज देता है। बल्क प्रॉपर्टीज में जनरल प्रॉपर्टीज जो आप मोनोमर्स क्या होते हैं? ये रिएक्टेड एलिमेंट्स होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इवोपरेट नहीं होते हैं, और ये आपकी जो फाइनल कोटिंग है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दे करके जाते हैं। पिगमेंट्स का कलर देने के लिए, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है।
एडिटिव्स का यूज हम यहाँ पर कुछ फाइनल प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रोडक्शन के दौरान, एप्लीकेशन के दौरान या स्टोरेज के दौरान जो आती हैं, उनसे बचने के लिए हम जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं उनको हम एडिटिव्स बोलते हैं। जैसे इसके अंदर कैटेगरी है फ्लो एडिटिव, सबस्ट्रेट वेटिंग एडिटिव, पिगमेंट वेटिंग एंड डिस्पर्सन एडिटिव, ग्लॉस इंप्रूवमेंट के लिए एडिटिव, स्लिप के लिए एडिटिव, मार रेजिस्टेंस के लिए एडिटिव, एंटी ब्लॉकिंग के लिए एंड एंटी क्रेटरिंग के लिए। फिलर्स, फिलर्स इसके अंदर दो तरीके के यूज किए जाते हैं। एक जो फॉर्मुलेशन को सस्ता करने के लिए यूज करते हैं, कलर कोटिंग के केस में उनको हम एक्सटेंडर्स कहते हैं। जैसे ब्लैंक फिक्स इसमें सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाने वाला फिलर है। इसके अलावा फंक्शनल फिलर्स, फंक्शनल फिलर्स वो होते हैं जो जिनका कुछ फंक्शन होता है उस फिल्म के अंदर, और वो कुछ एक प्रॉपर्टी फिल्म को देके जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैटिंग एजेंट, अगर आपको यूवी मैट फिनिश बनानी है तो आप मैटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। फोटो इनिशिएटर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोटिंग का जो है वो फोटो इनिशिएटर होता है। फोटो इनिशिएटर्स केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं जो पॉलीमराइजेशन के दौरान स्टार्ट होती है, जिसके बिना पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। रेडिएशन क्योरिंग प्रोसेस के अंदर रिएक्शन का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, और ये रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए हमें फ्री रेडिकल्स की जरूरत होती है, और वो फ्री रेडिकल्स हमको फोटो इनिशिएटर्स प्रोवाइड कराते हैं। इनका रिक्वायरमेंट ईबी क्योरिंग में नहीं होता है। जैसा हम पहले बताया, इलेक्ट्रॉन बीम जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर फोटो इनिशिएटर्स का यूज नहीं होता है। रेस्ट पांचों जो कंपोनेंट्स हैं वो एज इट इज रहते हैं। अभी हमने कंपोनेंट्स के बारे में जाना। कंपोनेंट्स को हम डिटेल में अभी फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम एप्लीकेशन मेथड्स के बारे में जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे होता है यूवी कोटिंग का किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। तो एप्लीकेशन के कुछ मेथड्स हैं। जिस भी तरीके से आप किसी कोटिंग को, इंक को किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम एप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। यूवी कोटिंग्स ऑलमोस्ट जिस तरह से कन्वेक्शनल कोटिंग या इंक लगाई जाती है उसी तरीके से आप उसको कोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है रोलर कोटिंग। तो रोलर कोटिंग में क्या होता है, एक फ्लैट सबस्ट्रेट जो है वो एक दो रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है। रोलर्स के ऊपर आपका लिक्विड मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, जिसे हम रोलर कोटिंग बोलते हैं। रोलर कोटिंग नॉर्मली सिंपल भी होती है, आप उसके थ्रू भी रोलर कोटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम वाटर बेस में रोलर कोटिंग का यूज करते हैं उसी तरीके से आप यूवी में भी कर सकते हैं। कट एंड कोटिंग्स, कट एंड कोटिंग्स में एक बात होती है जहां जिसके बेस में एक कट होता है, जिसके थ्रू कोटिंग जो है वो लगातार एक कंटिन्यूअस कर्टन बना करके गिरती है, और उसके बीच में से जब भी एक कोई भी आपका सबस्ट्रेट या आर्टिकल पास करता है तो वो कर्टन के थ्रू उसके ऊपर कोट हो जाता है, वो लिक्विड जो है उसके ऊपर कोट हो जाता है, और ये कन्वेयर सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट, स्प्रे कोटिंग जो है वो नॉर्मली जिस तरीके से आप स्प्रे गन से यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कन्वेक्शनल ग्रेविटी फेड स्प्रे गन हो या हाई वॉल्यूम लो प्रेशर गन हो, उसके थ्रू आप इसको डायरेक्ट सबस्ट्रेट के ऊपर कोट कर सकते हैं। ग्रेवियर कोटिंग, फ्लेक्सोग्राफी, लिथोग्राफी या सीएमवाई के, ये सारे इंक के एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर जो इनका अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ग्रेवियर प्रिंटिंग की मशीन अलग होती है, फ्लेक्सोग्राफी की मशीन अलग होगी, लिथोग्राफी की अलग होगी, एंड सीएमवाई के केस में भी अलग होगी ना। अभी यूवी क्योरिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? यूवी क्योरिंग इक्विपमेंट्स के अंदर इस तरीके जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एनर्जी क्योरिंग इक्विपमेंट्स इनको बोला जाता है, या यूवी क्योरिंग इक्विपमेंट बोला जाता है। इसके अंदर के कंपोनेंट्स में एक यूवी इरेडिएटर होगा, जिसे हम रिफ्लेक्टर या शटर्स के नाम से जानते हैं, जो लाइट शील्ड करने के काम में आता है, यानी जो यूवी लाइट है उसको बाहर निकलने से रोकता है उस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर। सेकेंड, यूवी आर्क लैम्प और इलेक्ट्रोड लेस बल्ब, ये मेन लाइट का सोर्स होता है जिसके थ्रू यूवी लाइट आती है। जनरली इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो मर्करी फिलिंग यूज करते हैं, या डोप्ड आयरन लैंप्स होते हैं जो मेटल हैलाइड्स जिनके अंदर फिल्ड होता है, जेनॉन लैंप्स होते हैं जिन्हें फ्लैश लैंप्स भी कहा जाता है, एक्सलिमर भी होता है, या एलईडी भी होती है। कन्वेयर बेल्ट, ये एक और पार्ट है कोटिंग क्योरिंग इक्विपमेंट के अंदर। कन्वेयर बेल्ट अपनी एक पर्टिकुलर सेट स्पीड के ऊपर चलती है, जिस तरीके से आपने कोटिंग को डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्योरिंग टाइम देते हैं, उस हिसाब से चलती है। नाउ पावर सप्लाई, कूलिंग, एग्जॉस्ट, कंट्रोल्स एंड सेफ्टी फीचर्स, ये सारे इक्विपमेंट के अंदर आपको ध्यान रखने पड़ते हैं ना। अभी हम समझते हैं यूवी स्पेक्ट्रम है क्या, जिसमें क्योरिंग होती है, वो यूवी स्पेक्ट्रम होता क्या है।
यूवी स्पेक्ट्रम जनरली 5 हिस्सों में बांटा जाता है। एक वीयूवी होता है जो 100 to 200 नैनोमीटर्स के बीच में होगा। लाइट की जो वेवलेंथ है वो 100 to 200 नैनोमीटर्स के बीच में होगी। यूवीसी होगा वो 180 से 280 नैनोमीटर्स के बीच में होगा। यूवीबी होगा वो 270 से 320 नैनोमीटर्स के बीच में होगा। यूवीए होगा जो 310 से 380 नैनोमीटर्स के बीच में होगा। फार यूवी जो है वो 380 से 430 नैनोमीटर्स के बीच में होगा ना। पेनिट्रेशन पावर मतलब जब ये यूवी रेडिएशन जब किसी भी फिल्म के ऊपर पड़ता है तो वो फिल्म के अंदर जाता है। जिस तरह से लाइट जाती है उसी तरीके से ये यूवी लाइट भी अंदर जाती है, और जब ये अंदर जाती है तो जहां तक ये जा पाती है वहीं तक ही आपका फोटो इनिशिएटर एक्टिवेट होता है, वहीं तक क्यूरिंग मैकेनिज्म चलता है। इसलिए हमको फोटो इनिशिएटर्स का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए, और जो हमारा जो लैंप है उसका भी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए। सो जो यूजफुल एमिशन है इस लाइट एनर्जी का जो हम यूवी कोटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं वो 180 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स के बीच का होता है। जो इसके अंदर जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट यूवीसी जो वेव्स हैं हमारी, वो सरफेस क्योर के लिए काम में आती हैं। और जो लॉन्ग वेव्स हैं यूवीए जिनकी वेवलेंथ जो है वो 310 से 380 नैनोमीटर्स के बीच में होती है, ये फिल्म की थोरो क्योर के लिए यूज किया जाता है। क्यूरिंग लैंप्स कितने तरीके के होते हैं या उसके अंदर आप क्या क्या चीजें होती हैं वो हम समझते हैं। क्यूरिंग लैंप्स में सबसे जो मोस्ट कॉमन या जो सबसे पुराना लैंप है उसको हम बोलते हैं मरकरी लैंप। इसे एचजी बल्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस क्यूरिंग लैंप का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन के बाद आपको कोटिंग या इंक जो है उसको क्योर करना है, उसको लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ले जाना है, तो इस बल्ब के थ्रू जो रेडिएशन होगा वही इसको लेकर के जाएगा। क्यूरिंग लैंप के जो आपका एचजी लैंप है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसके अंदर मॉलिब्डेनम का कनेक्टर होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, मरकरी फील्ड होती है इस बल्ब के अंदर, बॉडी इसकी क्वार्ट्ज से बनी हुई होती है, इसका जो पीछे का हिस्सा सिरेमिक इंसुलेटर सिरेमिक का बना होता है जो इंसुलेशन का काम करता है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। इस बल्ब के अंदर एटमॉस्फेयर इनर्ट होता है। इस लैंप का टिपिकल आउटपुट क्या है? तो इस लैंप का जो टिपिकल आउटपुट होता है ये 80% प्लाज्मा रेडिएशन देता है। 10% का हीट लॉस इसके अंदर जो है वो आईआर स्पेक्ट्रम में चला जाता है, और 10% का हीट लॉस जो है वो इलेक्ट्रोड्स में चला जाता है। ये आउटपुट जानना हमें बहुत जरूरी है किसी भी लैंप के केस में, क्योंकि अगर आप मर्करी लैंप यूज करते हैं तो आप उसके अंदर जितनी एनर्जी दे रहे होंगे उसमें से 80% एनर्जी ही रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है, और उस 80% जो प्लाज्मा रेडिएशन बाहर आ रहा है उसमें से 30% ही यूवी है, 10% जो है लाइट होती है इंफ्रारेड लाइट होती है। इसके अलावा और कौन कौन से यूवी लैंप होते हैं? जिसमें एक आता है माइक्रोवेव इलेक्ट्रोड लेस लैंप्स। ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रोड लेस जो लैंप है ये माइक्रोवेव्स के थ्रू पावर्ड होता है। एचजी लैंप्स में क्या होता है, उनको स्टार्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये जो आउटपुट है इसको लेने के लिए टाइम लगता है उनको। वेयर एज जो हमारा माइक्रोवेव लैंप्स होते हैं वो कभी भी ऑन किए जा सकते हैं, कभी भी ऑफ किए जा सकते हैं, और तुरंत ही क्यूरिंग के लिए वो जो रेडिएशन है वो आउटपुट देते रहते हैं। इनका जो वर्किंग लाइफ टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली जब कैलकुलेशन किया गया तो 6000 आवर्स का निकला है। इनको ऐसे ही जैसे आप एचजी लैंप्स यूज करते हैं उसी तरीके से आप यूज किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम विड्थ मतलब जो लाइट जहां तक फैलती है वो जो मैक्सिमम विड्थ है लाइट फैलने की या यूवी रेडिएशन के जो फैलने की विड्थ है जब सरफेस पे गिरती है तो वो 30 सेंटीमीटर्स होती है, यानी 30 सेंटीमीटर्स तक का एरिया जो है जब एक बार में ये क्योर कर सकता है। ये एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू जो आपका नॉर्मल लैंप्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। दूसरा जो आता है जेरास एक्सीलर लैंप होता है। ये सिंगल वेवलेंथ पे चलता है, और ये जब ये लैंप आप छुएंगे तो ये गर्म नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ पे चलने की वजह से इसमें जो ग्लॉस होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। इसका यूज जहां पर हमें बहुत थिन कोटिंग करनी होती है यूवी की वहां पर करते हैं, पर ये लैंप बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही अनकॉमन है। इसके अलावा एलईडी और पल्स लैंप का भी हम यूज करते हैं। एलईडी टेक्नोलॉजी अभी आई है, एलईडी में भी कुछ लाइट यूवी लाइट का स्पेक्ट्रम जो रिफ्लेक्ट होता है उसके थ्रू हम क्यूरिंग करते हैं। ये जो लैंप है इनके स्पेक्ट्रल आउटपुट जो है और लैंप टाइप जो है उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है पूरी यूवी कोटिंग के अंदर। सो इनका इंपॉर्टेंस क्या है? फोटो इनिशिएटर्स अगर उस यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर के नहीं होंगे तो आपका रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा।
यानी जो लाइट लैंप से निकल रही है उसका एब्जॉर्ब होना फोटो इनिशिएटर के ऊपर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वो इनिशिएट होंगे तभी वो फ्री रेडिकल देंगे, और जब वो फ्री रेडिकल देंगे तभी आपकी क्यूरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। फोटो रेडिएशन के ऊपर जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा लाइट का, तब तक वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। जब तक वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे तब तक ना तो वो फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे ना आयन प्रोड्यूस करेंगे, और आपकी कोटिंग क्योर नहीं हो पाएगी। सो जो लैंप का आउटपुट है और जो फोटो इनिशिएटर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत जरूरी है। सो इसीलिए कहा गया है कि क्योरिंग लैंप मस्ट इमिट द यूवी एनर्जी इन द स्पेक्ट्रल एरिया दैट इज द फोटो इनिशिएटर यूज्ड इन अ फॉर्मुलेशन टू एब्जॉर्ब इट। मतलब जो फोटो इनिशिएटर आपने फॉर्मुलेशन में यूज किया है उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्यूरिंग लैंप का यूज करना चाहिए, क्योंकि क्यूरिंग लैंप जब तक उस एनर्जी को इमिट, यूवी एनर्जी को इमिट नहीं करेगा पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल एरिया की, तब तक फोटो इनिशिएटर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एफिशिएंसी है लैंप की, अगर आप गलत लैंप यूज करेंगे तो आपकी लैंप की एफिशिएंसी कम होगी। इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो कॉस्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सो अभी हम कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके क्या क्यूरिंग मैकेनिज्म होते हैं। तो जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूवी कोटिंग के अंदर, जैसे मोनोमर है वो तो रिएक्टिव डाइल्यूएंट का काम कर रहा है, ओलिगोमर है वो बाइंडर का काम कर रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फोटो इनिशिएटर होता है। सो फोटो इनिशिएटर क्या है? फोटो इनिशिएटर इज द सब्सटेंस विच ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट generates a reactive species, ion or the radical, that initiate a chemical reaction or transformation and it is consumed with the coating. So photo initiator क्या है? वो एक ऐसा प्रोडक्ट है आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर जो कि लाइट का जब एब्जॉर्प्शन करता है तो एक तरीके का आयन या फ्री रेडिकल जनरेट करता है। इस फ्री रेडिकल के जनरेशन से ही आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है और कोटिंग जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। यूवी कोटिंग के लिए फोटो इनिशिएटर्स की बहुत जरूरत है। अगर ये नहीं होंगे तो आप उस कोटिंग में कुछ भी नहीं होगा, तो कोई क्योरिंग नहीं हो सकती है उसके अंदर। सो यूवी क्योरिंग दो तरीके से मैकेनिज्म में बांटी जाती है। पॉलीमराइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो दो हिस्सों में बांटी जाती है। पहली रेडिकल यूवी क्योरिंग, दूसरी कैटाइनिक यूवी क्योरिंग। सो फ्री रेडिकल यूवी क्योरिंग के अंदर ओलिगोमर्स जनरली एक्रिलेट्स होते हैं या अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर्स के एक्रिलेट्स होते हैं। फोटो इनिशिएटर्स जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर काम करते हैं। कैटाइनिक यूवी क्योरिंग के अंदर ओलिगोमर्स जनरली इपॉक्सीज होते हैं या विनाइल ईस्टर्स होते हैं, और इनकी जो क्योरिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर जो फोटो इनिशिएटर्स यूज किए जाते हैं वो कैटाइनिक होते हैं। तो ये जो दो तरीके की क्योरिंग मैकेनिज्म है इसके बेसिस पे फोटो इनिशिएटर्स के भी टाइप होते हैं। एक को हम फ्री रेडिकल फोटो इनिशिएटर्स बोलते हैं, दूसरे को हम कैटाइनिक फोटो इनिशिएटर्स बोलते हैं। सो फ्री रेडिकल फोटो इनिशिएटर्स क्या होते हैं? जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जब इस तरीके के प्रोडक्ट को आप यूवी लाइट के अंदर एक्सपोज करेंगे तो वो फ्री रेडिकल बनाएंगे। फ्री रेडिकल बनाने के साथ में जब ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, तो इनके अंदर फर्दर दो तरीके की मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से इनको टाइप 1 या टाइप 2 फोटो इनिशिएटर बोला जाता है। सो जो फ्री रेडिकल फोटो इनिशिएटर्स हैं उनके अंदर दो टाइप होते हैं। वन इज टाइप 1 फोटो इनिशिएटर, जिनका जो मैकेनिज्म है उसको हम फोटो क्लीवेज बोलते हैं, एंड टाइप 2 फोटो इनिशिएटर्स जो फोटो एब्स्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, या जो इसमें जो जनरेशन है फ्री रेडिकल का वो फोटो एब्स्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तो टाइप 1 फोटो इनिशिएटर में क्या होता है कि जब भी कोई यूवी लाइट उसके ऊपर एब्जॉर्ब होती है तो वो जनरली दो हिस्सों में बट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से दो रेडिकल जनरेट होते हैं। ये जो दो रेडिकल जनरेट होते हैं ये फर्दर ओलिगोमर और मोनोमर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करने के लिए फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर के ये रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। सो जो टाइप 1 पीआई होते हैं वो ज्यादातर जो सरफेस एंड जो थ्रो क्योर है उसकी कोटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। टाइप 1 का यूज हम थ्रो क्योर एंड सरफेस क्योर दोनों के लिए करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, ये कुछ नाम है, इनमें कुछ ग्रेड्स भी लिखी हुई हैं, पर ये जनरली इन्हीं नंबर से या इन्हीं नाम से मार्केट में मिलते हैं। हो सकता है किसी का ग्रेड नेम स्पेसिफिक अलग हो, पर ये नाम उनके अंदर कॉमन होता है। जैसे टीपीओ L 808 248 73 4817, MBF BDK 481, ये कुछ कॉमन नेम है।
जो टाइप 1 फोटो इनिशिएटर्स के अंदर आपको मिलेंगे। टाइप 2 फोटो इनिशिएटर जो फोटो एब्स्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब ये यूवी लाइट को या यूवी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है वो 2 स्टेज में होता है। 2 स्टेज में कैसे होता है कि इनको एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए होता है, इनको एक डोनर चाहिए होता है जो जनरली एमाइन सिनर्जिस्ट होता है, जिससे कि जब तक उनको ये डोनर नहीं मिलेगा, लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद भी ये 2 रेडिकल्स में नहीं कन्वर्ट होंगे। इसलिए टाइप 2 जब फोटो इनिशिएटर यूज करते हैं हम, तो उसके साथ में एमाइन सिनर्जिस्ट का यूज जरूर करते हैं। इसके अंदर जो इस तरीके के फोटो इनिशिएटर का यूज हम क्यों करते हैं अपनी कोटिंग के अंदर, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर रैपिड क्योरिंग बहुत फास्ट देते हैं। यानी जो आपका, जिसे आप टच ड्राई बोलो या जो रैपिड क्योर है, मतलब जो सरफेस है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। इसलिए किसी ऐसे प्रोसेस में जहां फिल्म थिकनेस बहुत पतली हो और हमको वहां पर रैपिड क्योर चाहिए, तो हम उसके अंदर टाइप 2 फोटो इनिशिएटर्स डाल देते हैं, जिससे सरफेस बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाती है। क्योंकि ये कोटिंग विद इन सेकेंड्स में क्योर होती है, तो फिर भी कुछ लोगों को बहुत फास्ट प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो वो इस केस में टाइप 2 फोटो इनिशिएटर्स का यूज करते हैं विद एमाइन सिनर्जिस। इसके एग्जांपल्स के तौर पे क्या है, जैसे बीपी फ्लेक्स, आईटीएक्स, 4पीजेड, ओएमबीबी, 4एमबीजेड एंड डीईटीएक्स, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इनके आगे ग्रेड नेम चाहे कोई भी लगा हुआ हो, पीछे इस तरीके के नाम आपको जरूर मिलेंगे। ना फ्री रेडिकल क्योरिंग मैकेनिज्म जितना अभी हमने डिस्कस किया कि फ्री रेडिकल क्योरिंग मैकेनिज्म होता क्या है, तो इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। कभी भी जब यूवी लाइट किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है, फोटो इनिशिएटर का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वो ओलिगोमर के साथ में अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक इंटरमीडिएट एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है। अभी ये क्योरिंग मैकेनिज्म सिर्फ इनिशिएट हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब है कि अब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है वो दूसरे ओलिगोमर को इजीली डोनेट कर सकता है, या मोनोमर का जो मॉलिक्यूल है उसको इजीली डोनेट कर सकता है, जिसके थ्रू आपका पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म प्रोपेगेट हो जाएगा, यानी स्टार्ट करना शुरू कर देगा। नाउ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन थर्ड पॉइंट है। अब इसके अंदर जब ये अपना मॉलिक्यूल आगे जब किसी को पास ऑन कर देता है, देन उसके बाद जो है आपका ये पॉलीमराइजेशन जो मॉलिक्यूल का है वो कंप्लीट हो गया और चेन रिएक्शन इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अब एक मॉलिक्यूल और अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुके हैं, और वो जो लोन पेयर है वो जो फोटो इनिशिएटर्स के साथ में है, वो फर्दर चेन रिएक्शन के लिए यानी क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट करने के लिए बिटवीन पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल अभी वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। ना सेकेंड टाइप के जो इनिशिएटर्स होते हैं उनको हम कैटाइनिक इनिशिएटर्स बोलते हैं। कैटाइनिक इनिशिएटर्स जो है ये जनरली क्या होते हैं, ये सल्फोनियम, आयोडोनियम या एंटीमोनेट, इस तरीके के इपॉक्साइड ओलिगोमर्स के सॉल्ट्स होते हैं। इपॉक्साइड ओलिगोमर्स जो है, साइक्लोएलिफेटिक इपॉक्साइड ओलिगोमर्स जो होते हैं, उनके ऊपर ये सल्फोनेशन, आयोडोनाइजेशन या एंटीमनी के साथ में रिएक्शन करा करके उनके कुछ सॉल्ट्स डिजाइन किए जाते हैं जो कैटाइनिक इनिशिएटर्स का काम करते हैं। जो कैटाइनिक इनिशिएटर्स होते हैं वो जनरली आपको एक्रिलेट केमिस्ट्री के साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं जब आप उनको एक्रिलेट केमिस्ट्री के संग यूज करते हैं। इनको जनरली हम यूज करते हैं साइक्लोएल्फेटिक इपॉक्साइड्स के साथ में या विनाइल ईस्टर रेजिन्स के साथ में। विनाइल ईस्टर से भी आपके एक्रिलेट्स बनते हैं, उनके साथ में हम यूज करते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है, ये लुइस या ब्रॉन्स्टेड एसिड फॉर्म करते हैं जो कि क्योरिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। ये एसिड्स जब रिलीज होते हैं कोटिंग के अंदर, जो हम कैटाइनिक फोटो इनिशिएटर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी डेवलप होती रहती हैं। जैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हार्डनेस, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी डेवलप होती रहेंगी। इसकी वजह से इस तरीके के प्रोसेस को हम डार्क क्योर बोलते हैं। इसके अंदर जो है किस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, जनरली इनके जो नाम है, जैसे ओमनी कैट 432, कैट लगा होगा इनके पीछे, या यूवी आई लगा हुआ होगा इनके पीछे, 432, 434, 45, 440 या डाउ 6976। जनरली ये क्या है, ये ट्राई एराइल सल्फोनियम हेक्साफ्लोरो एंटीमोनेट सॉल्ट्स होते हैं जो कैटाइनिक फोटो इनिशिएटर्स का यूज करते हैं।
कैटायनिक फोटो इनिशिएटर्स में कुछ डिफिकल्टीज भी हैं, बट फिर भी उनके कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं जिनकी वजह से हम इस क्यूरिंग मैकेनिज्म पर जाते हैं। कैटायनिक फॉर्मुलेशन का सबसे बड़ा जो आपका एडवांटेज है, ये लो श्रिंकेज होता है। इसमें जब फिल्म होती है वो श्रिंक नहीं करती है, और इसकी वजह से इनका एडहेशन बहुत अच्छा होता है। मेटल्स और प्लास्टिक्स के ऊपर इनका एडहेशन बहुत अच्छा होता है। कैटायनिक जो फॉर्मुलेशन आप जब डिजाइन करेंगे, उसके अंदर गुड वेदर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज इवन नॉर्मल यूवी से भी अच्छी होती है। इसके अंदर लो ऑर्डर होता है। ये नॉर्मली लेस, मतलब यूवी कोटिंग के अंदर भी इनके अंदर लो टॉक्सिसिटी होती है। नॉर्मली यूवी के अंदर उतनी टॉक्सिसिटी नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर बहुत कम होती है कैटायनिक फॉर्मुलेशंस के अंदर, और इसके इरिटेशन का भी चांसेस बहुत कम होता है। ऑक्सीजन इनहिबिशन नहीं होता है इसके अंदर। इनके अंदर एक्सीलेंट गैस बैरियर प्रॉपर्टीज होती हैं। गैसेस को बैरियर करने की जहां पे कोटिंग्स होती हैं, वो जहां पर गैसेस जो है रिएक्टिव गैसेस होती हैं, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। वो मेटल से रिएक्शन नहीं करने देती हैं। इनकी जो केमिकल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल यूवी कोटिंग से भी बहुत अच्छी होती है। अभी इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो कैटायनिक यूवी क्यूरिंग सिस्टम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एमाइंस यूज किए जाते हैं, कैटायनिक यूवी क्यूरिंग सिस्टम जो होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से ये मॉइस्चर या एमाइंस के से निगेटिवली अफेक्टेड होते हैं, यानी जो आपकी पॉट लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाती है। पॉट लाइफ, या आप इसे बोल लो सेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए आपको जो पिगमेंट्स है उनका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए अगर आप कैटायनिक कलर कोटिंग बना रहे हैं तो, क्योंकि पिगमेंट्स के अंदर कुछ एमाइन ग्रुप्स होते हैं। कुछ पिगमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एमाइंस का यूज किया जाता है, या कोटिंग के दौरान उनका सरफेस ट्रीटमेंट में एमाइंस का यूज किया जाता है, और कई बार कुछ फ्री एमाइंस जो है वो उसके साथ में आ जाते हैं। और मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इसका दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मॉइस्चर और एमाइन इन दोनों से बचना चाहिए। पिगमेंट पार्टिकल्स के अंदर मॉइस्चर आ जाता है। इस वजह से आप पिगमेंट का जब भी सिलेक्शन करें, इस बात का ध्यान रखें कैटायनिक यूवी क्यूरिंग सिस्टम डिजाइन करते समय। इसके अलावा दो प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, 550 एंड 650। जब भी वो ब्रेकडाउन जब स्टेज में जाते हैं तो इनके अंदर बिस्फेनॉल एक कंपाउंड बनता है एंड ITX बनता है। ये माइग्रेट कर सकते हैं। इसलिए इनका यूज डायरेक्ट फूड कांटेक्ट वाले प्रोसेस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। जहां पे डायरेक्ट फूड कांटेक्ट हो, उस जगह पर हमको ये दोनों ग्रेड्स यूज नहीं करनी चाहिए जो कैटायनिक फॉर्मुलेशंस में यूज होती हैं। अगर इसका ध्यान रखेंगे आप, इन दो डिसएडवांटेजेस का ध्यान रखेंगे, तो कैटायनिक फॉर्मुलेशंस नॉर्मल यूवी फॉर्मुलेशन से थोड़ी अच्छी होती है। अभी आप जब भी फॉर्मुलेशन के लिए जब भी जाते हैं तो आपको फोटो इनिशिएटर का सिलेक्शन करना होता है। वो सिलेक्शन जो है उनके उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप ये क्राइटेरिया समझ लेंगे तो आपके लिए फोटो इनिशिएटर का सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए, कोई भी फोटो इनिशिएटर तभी काम करेगा जब वो पर्टिकुलर लाइट एनर्जी के स्पेक्ट्रम में आएगा। आपका जो क्यूरिंग लैंप है वो एनर्जी जरूर इमिट करना चाहिए जो कि आपका पीआई एब्जॉर्ब कर सकता हो। अगर वो स्पेक्ट्रल एरिया नहीं होगा यूवी लैंप का, आपने फोटो इनिशिएटर दूसरा यूज कर लिया, वो उस स्पेक्ट्रल एरिया का नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है या वहां पर वर्क नहीं कर सकता है, तो आपको क्यूरिंग नहीं मिलेगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि जब कभी भी आप क्यूरिंग लैंप सेलेक्ट करें तो एब्जॉर्ब जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसका ध्यान रखें और उसके ही अकॉर्डिंग पीआई का सिलेक्शन करें, यानी फोटो इनिशिएटर का सिलेक्शन करें। ऐसी किसी भी चीज से बचें फॉर्मुलेशन के अंदर जो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करती हो, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर लाइट फोटो इनिशिएटर की बजाय कोई और सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन इनहिबिशन, ऑक्सीजन इनहिबिशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेंचिंग और स्कैवेंजिंग होती है इस प्रोसेस के अंदर। फ्री रेडिकल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, जिसे हम क्वेंचिंग या स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो ये भी जो आपकी पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देते हैं, मतलब उसको स्लो डाउन कर देते हैं। पिगमेंट्स, कुछ एक कलर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लैक जो है, ब्लैक क्या करता है, यूवी एनर्जी का बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब कर लेता है अपने। तो ब्लैक खुद ही फोटो इनिशिएटर के साथ कंपीट करने लगता है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एनर्जी। जब कभी भी आप ब्लैक फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो आपको फोटो इनिशिएटर का डोज जो है वो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। और
डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के आपको फोटो इनिशिएटर्स यूज करने पड़ेंगे उस फॉर्मुलेशन के अंदर। कोटिंग थिकनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बहुत ज्यादा थिक कोटिंग यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो जितनी ज्यादा आप थिक कोटिंग लगाएंगे उतना ज्यादा आपको जो फोटो इनिशिएटर है वो ज्यादा डालना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी कोटिंग जो है वो प्रॉपरली क्योर हो सके, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी का आपको लैंप वहां पर लगाना पड़ेगा ताकि यूवी लाइट ज्यादा से ज्यादा निकल सके। अगर आपकी क्योरिंग परफॉर्मेंस जो है, अगर ऊपर सारी चीजों को आप करते हैं और इसमें से कुछ भी अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसे हम सरफेस टैग, पुअर थ्रू क्योर या पुअर फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो अगर आपका क्यूरिंग परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई कमी है तो आप इन फैक्टर्स को एक बार कंसीडरेशन में जरूर रखें। इनमें से कोई एक चीज आपकी कोटिंग को और बेटर बना सकती है। इनमें कोई भी आपका प्रिकॉशन जो है वो कोटिंग को और फर्दर अच्छा बना देगा। नाउ व्हाट इज ओलिंगोमर? ओलिंगोमर क्या होता है? ये एक प्री पॉलीमर होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर 100 से 2 से लेकर के 100 तक रिपीटेटिव जो है मोनोमर यूनिट्स होती हैं। ये आपके सिस्टम में बाइंडर के जैसा काम करता है। पिगमेंट्स या जो सॉलिड कंपोनेंट आपने फॉर्मुलेशन में लिए हैं उनको बांध करके रखता है फिल्म के दौरान, फिल्म बनने के दौरान। तो इसलिए ये बाइंडर के जैसा रोल प्ले करता है। तो जैसे आप सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग, वाटर बेस्ड कोटिंग में इमल्शन के अंदर एल्किड रेजिन या इस तरीके से आप कोई भी रेजिन जो यूज करते हैं, वही रेजिन का रोल जो है यहाँ पर ओलिंगोमर प्ले करता है। ये इनका जो सॉलिड लिक्विड स्टेट के अगर हम देखें तो इनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। लो विस्कोसिटी के भी ओलिंगोमर्स होते हैं पर वो बहुत कम होते हैं। इनकी ज्यादातर विस्कोसिटी ज्यादा होती है और ये सॉलिड स्टेट्स में भी कई बार मिलते हैं, यानी ये पाउडर फॉर्म में भी कई बार मिलते हैं। इनका जो रोल है वो पूरी कोटिंग के अंदर, फाइनल कोटिंग के अंदर जो है वो बल्क फिजिकल प्रॉपर्टी देना होता है, जैसे रिएक्टिविटी, हार्डनेस, एब्रेजन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, इस तरीके से। यूवी रेड क्योर जो कोटिंग्स हैं उनके अंदर जो ओलिगोमर्स यूज करते हैं वो जनरली एक्रिलेट या मेथा एक्रिलेट केमिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं। ओलिगोमर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? ओलिगोमर्स का क्लासिफिकेशन जनरली इसके दो बेसिक पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज फंक्शनैलिटी, अनदर वन इज क्योरिंग केमिस्ट्री। सो फंक्शनैलिटी क्या होती है? ओलिगोमर के मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स के जो नंबर्स होते हैं वही हम उसको ओलिगोमर की फंक्शनैलिटी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? क्योरिंग मैकेनिज्म। जिस तरीके से वो क्योर हो, जैसे मैंने आपको क्योरिंग मैकेनिज्म पहले बताया था कि फ्री रेडिकल क्योरिंग हो रही है या कैटायनिक क्योरिंग हो रही है, उसके बेसिस पे ओलिगोमर्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक आता है फ्री रेडिकल क्योरिंग के अंदर, जिसके अंदर जनरली जो है एक्रिलेट्स या मेथा एक्रिलेट्स होते हैं। ये एक्रिलेट्स या मेथा एक्रिलेट्स के जो नाम है वो इपॉक्सी एक्रिलेट, यूरेथेन एक्रिलेट, पॉलिएस्टर एक्रिलेट, एमाइन बेस एक्रिलेट्स, एक्रिलिक एक्रिलेट्स, सिलिकॉन एक्रिलेट्स, पॉलीब्यूटाडाइन एक्रिलेट्स, एंड नाउअडेज हमने देखा है कि कुछ इपॉक्सी मॉडिफाइड सोया एक्रिलेट्स भी आने लगे हैं। कैटायनिक क्योरिंग के अंदर जो एक्रिलेट यूज होता है वो नॉर्मल, जो कैटायनिक क्योरिंग के अंदर आप ओलिगोमर यूज करते हैं वो जनरली अभी तक हमने एक ही पाया है, इसको हम साइक्लोएलिफेटिक इपॉक्साइड बोलते हैं। सो ये सारे जितने भी ओलिगोमर्स हैं इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं या हम समझते हैं कि क्या होती हैं। जैसे इपॉक्सी एक्रिलेट जब हम यूज करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला इपॉक्सी एक्रिलेट है पूरी इंडस्ट्री, यूवी कोटिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसका सबसे ज्यादा यूज हमने वुड कोटिंग्स और इंक्स में होते हुए देखा है। ये जनरली लो कॉस्ट होते हैं कंपेयर टू अदर एक्रिलेट्स। इनकी जो क्योरिंग स्पीड है वो फास्ट होती है। इससे जो कोटिंग बनती है उसका केमिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है और ये हार्ड होती है। पर इसके अंदर कुछ एक इश्यूज हैं। येलोइंग का थोड़ा सा इशू कई बार देखने को मिलता है। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर जो हम यूज करते हैं नॉर्मली एडहेसिव, यूवी एडहेसिव के अंदर, वो नोवलैक बेस्ड इपॉक्सी एक्रिलेट्स होते हैं। सेकंड जो एक्रिलेट है वो है यूरिथ्रेन एक्रिलेट्स। जैसा हम देखते हैं यूवी कोटिंग, पीयू कोटिंग्स में जिस तरीके से यूरिथेन कंपाउंड बनता है उसी तरीके से इसके अंदर भी होता है और उसके एक्रिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा के यूरिथेन एक्रिलेट्स बनाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ओलिगोमर है क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ये इनका जो क्योरिंग स्पीड है वो कम होता है।
इसकी जो टफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही साथ में हार्डनेस वो बहुत अच्छी होती है। ये दोनों मिल सकते हैं आपको, हार्ड कोटिंग भी दे सकते हैं और फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल कोटिंग भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका येलोइंग रेजिस्टेंस सबसे अच्छा होता है एंड इनका एब्रेजन रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है। ना पॉलिस्टर एक्रिलेट्स, पॉलिस्टर एक्रिलेट्स जो हैं ये इपॉक्सी और यूरेथेन दोनों के बीच में आते हैं। इसके अंदर दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट होती हैं। ये मीडियोकर होते हैं, ना तो ये इपॉक्सी एक्रिलेट जैसे होते हैं ना यूरेथेन एक्रिलेट के जैसे होते हैं। प्राइस में भी और कॉस्ट में भी, प्रॉपर्टीज में भी ये इन दोनों के बीच में होते हैं। सो नॉर्मली ये इनके अंदर जनरली अच्छी येलोइंग रेजिस्टेंस होती है, यूवी से कम, अरे यूरेथेन से कम है और इपॉक्सी से ज्यादा होती है। ये यूरेथेन से जल्दी क्योर होते हैं पर इपॉक्सी के कंपैरिजन में स्लो होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है एंड साथ ही साथ में टफनेस भी अच्छी होती है। सो जनरल अगर ओलिगोमर की आप प्रॉपर्टीज देखें, देखिए बाकी बहुत सारे एक्रिलेट्स होते हैं पर नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर यही 3 एक्रिलेट्स का ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया। सो जनरल ओलिगोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे तो यूरेथेन सबसे महंगा है, पॉलिएस्टर बीच में आता है, इपॉक्सी सबसे सस्ता होता है। क्योरिंग स्पीड के कंपैरिजन में देखेंगे तो इपॉक्सी सबसे पहले क्योर होता है, जिन्हें बहुत फास्ट क्योरिंग सिस्टम चाहिए उनको इपॉक्सी एक्रिलेट्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद पॉलिएस्टर होता है, देन यूरेथेन होता है। हार्डनेस के टर्म्स में इपॉक्सी जो है वो सबसे अच्छा होता है, पॉलिएस्टर उसके बाद में एंड यूरेथेन लास्ट में आता है। येलोइंग रेजिस्टेंस के केस में यूरेथेन सबसे आगे है, पॉलिएस्टर उसके बाद होता है एंड इपॉक्सी सबसे लास्ट में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के केस में यूरेथेन के अंदर सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इपॉक्सी के अंदर सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पॉलिएस्टर इन बिटवीन होती है। जो हमने दूसरे तरीके का ओलिगोमर का नाम सुना था, जिसको हमने कैटाइनिक ओलिगोमर बोला था, जिसको हम इपॉक्सिडाइज साइक्लोएलिफेटिक इपॉक्सिडाइज बोलते हैं, इपॉक्साइड्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं, जो कैटाइनिक क्यूरिंग के केस में ओलिगोमर यूज किया जाए उसको हम साइक्लोएलिफेटिक इपॉक्साइड बोलते हैं या कैटाइनिक ओलिगोमर बोलते हैं। इनके अंदर लो येलोइंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये जो है जब भी इनका पॉलीमराइजेशन होता है तो जो इपॉक्साइड ग्रुप है उसका रिंग ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक कंटेंट खत्म हो जाता है, इसलिए इनके अंदर जो येलोइंग टेंडेंसी है वो कम होती है। ये थोड़ा सा ब्रिटल होते हैं। अगर आपको इनसे फिल्म बनानी है तो आपको फ्लेक्सिबल या टफ फिल्म बनानी है तो इनके साथ में आप कुछ पॉलीओल्स, पॉलीईथर्स, पॉलिएस्टर या पॉलीकार्बोनेट्स यूज करते हैं एज सॉल्वेंट या फ्लेक्सिबलाइजर्स। जब आप पॉलीयूरेथेन के साथ में या सॉरी पॉलीऑल के साथ में जब इसका फॉर्मुलेट करें तो आपको कुछ कुछ एक प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम आर वैल्यू बोलते हैं। ये जैसे हम इपॉक्सी रेजिन के अंदर EW एंड OH वैल्यू का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आर वैल्यू का यूवी कोटिंग के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। ये आर क्या है, ये रेशियो ऑफ इपॉक्साइड इक्विवेलेंट है पॉलीऑल इक्विवेलेंट के साथ में। जो इपॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है उसके इक्विवेलेंट के साथ में पॉलीऑल का इक्विवेलेंट आपको मैच करना होगा। जितना कम आर वैल्यू होगी उतना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल फिल्म आपको मिलेगी। नाउ दैट इज मोनोमर्स। मोनोमर्स कुछ नहीं है, बेसिकली ये रिएक्टिव डाइल्यूएंट्स होते हैं जो विस्कोसिटी कम करने के लिए काम में यूज किए जाते हैं। जनरली ये एक्रिलेट्स या मेथाइक्रिलेट केमिस्ट्री पर बेस होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, ये क्रॉस लिंकिंग के जो नेटवर्क होता है उसके बीच में ये क्रॉस लिंक के बीच में रहते हैं, जिसकी वजह से ये श्रिंकेज जो है उसको कम करते हैं। जितना ज्यादा फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे उसके ही अकॉर्डिंग आपको फाइनल प्रॉपर्टीज मिलेंगी और उसके हिसाब से फाइनल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट आएगा। सो इनका जो है वो क्यूरिंग रेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो इनका यूज जो है उस क्यूरिंग रेट के अकॉर्डिंगली किया जाना चाहिए। ये जो है वो कोटिंग के अंदर थोड़ी टॉक्सिसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मोनोमर्स के साथ में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आती है आपकी कोटिंग के अंदर। मोनोमर्स का जो क्लासिफिकेशन है, इसके जनरली 2 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। एक उनकी फंक्शनैलिटी, यानी द नंबर ऑफ रिएक्टिव ग्रुप्स, जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो रिएक्टिव ग्रुप्स मौजूद होते हैं वो जितने ज्यादा नए बॉन्ड्स बना सकते हैं उसको हम उसकी फंक्शनैलिटी बोलते हैं। सेकंड इज केमिकल बैकबोन, जो उसकी बैकबोन होती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन बैकबोन है, ईथर बैकबोन है या एल्कोक्सिलेटेड बैकबोन है, ये उसकी केमिकल बैकबोन होती है। तो 2 बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, एक है फंक्शनैलिटी, दूसरा केमिकल नेचर या केमिकल बैकबोन।
Now functionality is the average number of functional group that is on a monomer molecule. मोनोमर मॉलिक्यूल के ऊपर एक जो फंक्शनल ग्रुप के नंबर होते हैं उसको ही हम उसकी फंक्शनैलिटी कहते हैं. ये नंबर्स की वजह से ही वो उतनी ज्यादा रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उतना ही ज्यादा फास्ट रिएक्टिव हो सकता है. मोनोमर्स का जब आप सिलेक्शन करें तो फंक्शनैलिटी को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये क्योरिंग इस रेट के ऊपर या फाइनल प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट डालता है अपना. क्योंकि फंक्शनैलिटी ज्यादा होगी तो आपका जो क्रॉस लिंकिंग होगी वो ज्यादा बनेगी और मैकेनिज्म जो क्योरिंग होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. यानी अगर फंक्शनैलिटी कम है तो लो क्योरिंग स्पीड होगी, लो हार्डनेस मिलेगी, लो केमिकल रेजिस्टेंस मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन मिलेगी ज्यादा उस केस में आपको. सो जो मोनोमर की बैकबोन होती है, अभी हमने फंक्शनैलिटी जान लिया कि फंक्शनैलिटी के बेसिस पर हम कैसे सेलेक्ट करना है, और जैसे हमको बैकबोन के बेसिस पे भी हमको सिलेक्शन करना होता है. तो बैकबोन्स 3 तरीके की, जैसे बताया, हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड एल्कोक्सिलेटेड मोनोमर्स, ये 3 तरीके की बैकबोन होती है. सो जो हाइड्रोकार्बन बैकबोन होती है इसका सरफेस टेंशन लो होता है, यानी जब कभी भी आप कोटिंग बनाएंगे तो आपकी फाइनल कोटिंग की जो सरफेस टेंशन होगी वो लो रहेगी. इनका यूवी रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इनका वाटर रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है. एग्जाम्पल के तौर पे IBOA, HDDA या TMPTA. ईथर मोनोमर्स जो होते हैं इनका रेजिस्टेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के टुवर्ड्स, यानी जब आप सॉल्वेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के टुवर्ड्स इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बेटर डाइल्यूएंट्स होते हैं, यानी ये ज्यादा बेटर विस्कोसिटी को डाइल्यूट करते हैं, मतलब विस्कोसिटी कम करते हैं, आपकी विस्कोसिटी कम हो सकती है. ये हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे DPGDA या TPGDA. एल्कोक्सिलेटेड मोनोमर्स क्या होते हैं? एल्कोक्सिलेटेड मोनोमर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, इनका सरफेस टेंशन लो होता है कंपैरेटिव बाकी दोनों के कंपैरिजन में. इनका स्किन इरिटेंसी का जो स्किन में जो इरिटेशन होता है वो कम होता है. इनका रिएक्टिव डाइल्यूएंट, ये रिएक्टिव डाइल्यूएंट बहुत अच्छे हैं, मतलब ये भी विस्कोसिटी बहुत अच्छी कट डाउन करते हैं. और जैसे एग्जांपल के तौर पे TMPEOTA या NPG2PODA, ये कुछ इस तरीके के इनके नाम है. ये कुछ फाइनल प्रॉपर्टीज का एक चार्ट है. इसका अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको आगे बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा आप जब कभी भी इस तरीके की कोटिंग को डिजाइन करें. तो जैसे मोनोफंक्शनल, डाई फंक्शनल, ट्राई फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल, एक साथ में ये दिए हुए हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है. ऊपर उनका जो दिया हुआ है वो आपका केमिकल बैकबोन का नेचर दिया हुआ है. जो टॉप बॉटम है उसके अंदर उनकी जनरल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये जनरली क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके सिस्टम में देते हैं, इनकी खुद की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है. जो राइट हैंड साइड में दिया है वो फिल्म के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज दी हुई हैं. तो आप हर एक मोनोमर की अपनी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, कुछ उसका टाइप होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो जनरल प्रॉपर्टी फिल्म को देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मोनोमर सेलेक्ट करें. So now this is the last part, common application requirements and challenges. जो हमारी applications है, मतलब जिस इंडस्ट्री में हम UV कोटिंग देंगे उसके कुछ अपने challenges भी होते हैं और कुछ requirements भी होती हैं. So प्रिंटिंग इंक या OPVs के केस में जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है उनका एडहेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. जो कलर्स हैं उनके साथ में वैरायटी ऑफ कलर्स के साथ में उनका क्योरिंग रेट बहुत अच्छा होना चाहिए. और ओवरऑल जो ये देखा जाता है कि उनका माइग्रेशन, लो माइग्रेशन होना चाहिए या नो माइग्रेशन होना चाहिए इन केस ऑफ फूड कॉन्टैक्ट. कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं? कॉमन चैलेंजेस इसके अंदर क्या है कि जिस चीज से आपको ओवरकम करना होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, पुअर सरफेस या थ्रो क्योर. ये सबसे कॉमन चैलेंज है इंक इंडस्ट्री के अंदर कि सरफेस या थ्रो क्योर जो है वो पुअर रहता है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा. विस्कोसिटी का इश्यू, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स के ऊपर आपकी कोटिंग जानी है या इंक जानी है, OPV जानी है, तो वहां पे विस्कोसिटी एडजस्टमेंट का मशीन के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है, उसको आपको ध्यान रखना हो. एंड स्टेबिलिटी का इशू, क्योंकि जितनी ज्यादा आप विस्कोसिटी में शिफ्ट करेंगे उतना ज्यादा पिगमेंटेड केस में स्टेबिलिटी का इशू आएगा. सेकेंड वन इज प्लास्टिक कोटिंग. प्लास्टिक कोटिंग के अंदर जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि इसका एडहेशन बहुत अच्छा होना चाहिए प्लास्टिक सबस्ट्रेट के ऊपर. इसमें आपको वेरियस ग्लॉस लेवल्स मिलने चाहिए, अलग अलग ग्लॉस लेवल की कोटिंग डिजाइन की जाती है, ये रिक्वायरमेंट होती है उनकी. और इस प्लास्टिक कोटिंग के अंदर स्टेन या केमिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. कॉमन चैलेंज क्या है? सबसे कॉमन चैलेंज है प्लास्टिक कोटिंग के ऊपर पुअर एडहेशन का.
सो आपको उस एडहेशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। वुड कोटिंग के अंदर क्या है, वुड कोटिंग के अंदर जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है, फास्ट क्योरिंग चाहिए होता है, एक्सीलेंट एडहेशन चाहिए, कॉस्ट लो चाहिए होती है, स्क्रैच या एब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा चाहिए, केमिकल और स्टेन रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा चाहिए। ये जनरल रिक्वायरमेंट है वुड कोटिंग का। इसके कॉमन चैलेंजेस क्या है कि इसमें वुड के ऊपर उनका एडहेशन वेरी करता है, सो पुअर एडहेशन एक इश्यू हो सकता है। ओवरऑल क्योंकि फिल्म अंदर एब्जॉर्ब भी होती है, जो कोटिंग है वो अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है कई बार, तो इसलिए आपको जो फिल्म का वेट है वो कम से कम रखना पड़ता है। आपको साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरी इंडस्ट्री लो कॉस्ट आपसे यूवी कोटिंग मांगेगी, पर साथ ही साथ में उनको लो येलोइंग प्रॉपर्टी भी चाहिए। सो ये इसका एक सबसे कॉमन चैलेंज है। मेटल कोटिंग्स के अंदर जो जनरल रिक्वायरमेंट है, एडहेशन सबका ही एक इसेंशियल पार्ट है, तो इसको भी एडहेशन बहुत अच्छा चाहिए, ग्लॉस लेवल्स अलग अलग चाहिए होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चाहिए, एंड साथ ही साथ में कोरोजन से रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। जो कोटिंग है वो कोरोजन रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए, उसका सॉल्ट स्प्रे भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉमन चैलेंज क्या है, पुअर एडहेशन, इनएडिक्वेट कोरोजन रेजिस्टेंट, पुअर फॉर्मेबिलिटी, 3D शेप्स में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, मतलब एडहेशन उतना अच्छा नहीं होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट चेक करना पड़ता है, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, फिल्म जो है वो मेटल के ऊपर फॉर्म होने में उसके लिए स्पेशली आपको फॉर्मुलेशन को डिजाइन करना पड़ता है, एंड 3D शेप्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कोटिंग को क्योर कर पाना। पिगमेंटेड कोटिंग के अंदर जब भी आप पिगमेंटेड कोटिंग देते हैं तो उसकी क्या जनरल रिक्वायरमेंट होती है, जनरल रिक्वायरमेंट एडहेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अभी आप पिगमेंट डाल रहे हो, उसको लोड कर रहे हो, तो डिफरेंट पिगमेंट के और लोडिंग के साथ में भी उसकी जो क्योरिंग रेट है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ में जो पिगमेंट्स हैं वो माइग्रेट नहीं करने चाहिए इन केस ऑफ फूड कॉन्टेक्ट। फूड कॉन्टेक्ट की किसी भी चीज के ऊपर अगर आप कोटिंग दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि माइग्रेशन के इश्यू जो है उससे अपनी कोटिंग को फ्री करके रखें। कॉमन चैलेंजेस क्या है, पुअर सरफेस या थ्रो क्योर, क्योंकि आप पिगमेंट को डिफरेंट डिफरेंट डोजेस में लोड करते हैं, अलग अलग पिगमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ पिगमेंट्स जो है फोटो इनिशिएटर के साथ ही कंपटीशन करने लगते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब खुद के अंदर करने लगते हैं, तो कई बार हमको सरफेस या थ्रो क्योर जो है वो थोड़ा पुअर मिलता है, तो उस समय हमको फॉर्मुलेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। विस्कोसिटी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप पिगमेंट लोड करेंगे तो विस्कोसिटी हाई होगा, विस्कोसिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, जब भी आप विस्कोसिटी को एडजस्ट करेंगे तो साथ ही साथ में आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे। ये स्टेबिलिटी के इश्यूज जनरली सेटलिंग, फॉकुलेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, तो आपको ये सारी चीजों का इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। सो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं। So that's all from my side. Now this is the general study and general overview of the UV coating. Thank you very much. Hello. If anyone is having any question, you can ask me. Bhai, sorry, I have two queries, not the questions. हाँ बोल भाई. Number one, one is a technical part. You said this Novalec epoxy acrylates. So does this also have a punch of natural resins? Is it? No. That has been modified during this manufacturing process. Okay, so but why they called it Novalec, not the Resinec? No, and as you are using Novalec, you are using Novalec resin in it. Novalec resin is used at the time of modification. Okay. Acha, second part. See, whatever we discuss is is a revision we did in 15 years back in HVDI. But the point is, what is the real practical use of these products? कहाँ पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? Because what I understood from the market and what people says, these are having a limitation during application. So how this industry? मैंने सबसे पहले ही मैंने ये बताया कि यूवी कोटिंग के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज। पहला क्या है कि यूवी कोटिंग अभी तक जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव की जैसे आ नहीं पाई है। कोटिंग की जो मतलब जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर लेते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ एक बहुत बड़ा इश्यू है। यूवी रॉ मटेरियल की सेल्फ लाइफ और यूवी बने हुए प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ एक बहुत बड़ा इश्यू है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से यूवी कोटिंग उतना ज्यादा मार्केट में स्प्रेड नहीं हो पाया है। बट आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप देखो वैक्यूम मेटलाइजेशन के ऊपर यूवी कोटिंग स्टार्ट हो गया है,
पेपर के ऊपर बहुत सालों से आ रहा है, इंक के ऊपर तो बहुत सालों से, इंक में तो बहुत सालों से यूवी ओपीवी आ रही है, धीरे धीरे अभी उसके अंदर पिगमेंटेड सिस्टम है। जेट ये एक छोटा मार्केट है, पर ये कंपैरिजन टू अदर मार्केट अगर देखें तो इसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। राइट। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप सर बिल्कुल आ रही है, बढ़िया, पर अभी रिपीट हो रही, डबल वॉइस आ रही है सर। आवाज का कुछ बंगा हो गया है। आप मोबाइल और उससे दोनों से एक साथ में है क्या कनेक्टेड? मेरी लैपटॉप से आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे माइक से लेना पड़ रहा है, ये वॉइस है। तो सर आप लैपटॉप का जो वो है ना, उसको म्यूट कर दीजिए, माइक को म्यूट कर दीजिए लैपटॉप के, तो आपकी आवाज प्रॉपर आने लगेगी। अभी देखते हैं। हाँ नहीं सर, डबल आएगी जल्दी। सर ये टेक्निकल पंगे हो रहे हैं सर। Gaurav sir, I am having 2-3 questions. Shall I ask you? Yeah, sure sir. बोलिए sir. Yeah, I am Shirish Pongse from Tufcott Polymers, Pune. I am having a question that can we use waxes in the UV during coating? Sir, it depends on what purpose you want to use. Say particularly for either to do the matte finishes and all those things. No sir, waxes are not used in for matte finishes in this. There are some waxes, but it needs to be hard enough to use on this type of coating. Okay, thank you. Generally, fine silica particles are used for matting efficiency. Those are fume silicas which are used. Some of the waxes are also used, but that wax nature should be hard. Okay. My another question is, what will be the DFT range in this coating? Sir, normally जो अभी तक DFT range देखा गया है वो below 10 microns देखा गया है. Okay, but the percentage NVM is high, then also it is possible to get such a low DFT. Yes. There are different kind of methods by which this coating is applied. One of the popular method is roller coating, screen printing. Yeah. Sometimes spray is also when you are using high volume, low pressure guns, spray is also possible. Yeah, and for large surfaces, is it possible to use airless spray? Yes, it is possible. Okay, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें। हाँ सर, बिल्कुल बोलिए सर। देवा जी है ग्लॉसी पेंट से। राजेश जी अपना क्वेश्चन पूछे सर प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजेश जी। हेलो मनीष जी, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन। आप बताएं सर। Here I have a question. These coatings we want to use on plastic substrate. Will be a transparent plastic substrate like PP or BMC. Yes. So which one would be used? Epoxy or the other one, urethane? Urethane will be good. Urethane will be better. Yes, urethane will be better than epoxy. So I'll send you the complete details in a day or two. Just see if we can kind of work on this together. Yeah, sure sir. ठीक है, thank you, take care. Thank you sir. You too sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दिगेश जी से। दिगेश जी अपना क्वेश्चन पूछे सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि यूवी लाइट्स के सामने कितनी देर तक से देख सकते हैं, क्योंकि यूवी लाइट तो जनरली आइस के लिए जितना हार्मफुल होता है, तो वो कौन सी रेंज में हार्मफुल है, उसका कुछ नॉलेज देंगे? सर बिल्कुल, यूवी रेस के अंदर जो सबसे हार्मफुल जो रेंज होती है, उसको हम जो जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम होगी उतनी ज्यादा हार्मफुल होगी। वैसे तो यूवी सारी लाइट हार्मफुल है, पर इसके ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी है। अगर आप उस स्टडी को देखेंगे तो वो ये कहती है कि जितनी ज्यादा आपकी वेवलेंथ कम होती है यूवी रेस की, उतना ज्यादा हार्मफुल होती है। जैसे यूवी सी लाइट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं,
जिनका जो स्पेक्ट्रम है वो 100 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 290 नैनोमीटर्स तक जाता है। फिर आती हैं यूवी बी लाइट्स होती हैं, वो भी इक्वली वो भी हार्मफुल होती हैं, पर ये यूवी सी लाइट के कंपैरिजन में कम हार्मफुल होती है। सो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो 290 से लेकर 320 नैनोमीटर के बीच में है। फिर आपका यूवी ए लाइट्स होती हैं, हार्मफुल तो सर ये भी लाइट्स हैं, बट नॉर्मली ये सबसे लंबी वेवलेंथ होती है यूवी रेंज के अंदर, तो इसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आप इसको बहुत ज्यादा देर तक देखेंगे यूवी लाइट को, तो डेफिनेटली आपकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। और यूवी लाइट में एक्सपोजर में आपको स्किन डिजीजेस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जैसे कि आपने इन्वायरमेंटली ये सुना भी होगा कि ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास का कुछ रीजन है जहाँ पे ओजोन लेयर में छेद हो गया है। सो जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है या उस तरफ का जो रीजन है, वहां पर स्किन कैंसर के जो पेशेंट्स है या स्किन कैंसर जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो गई है। सो यूवी जो रेडिएशन है वो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो इसी वजह से जब भी आप यूवी क्योरिंग का कोई इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसके अंदर यूवी इरेडिएटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो यूवी इरेडिएटर्स जो है वो यूवी लाइट को बाहर नहीं निकलने देते। ओके दिग्गज जी, मुझे लगता है सर मैंने आपको कुछ हद तक सेटिस्फाई किया होगा। यस यस। अच्छा, मुझे एक्सटीरियर पेंट में अगर उसको यूज करना है सॉल्वेंट कुछ भी आइटम के लिए कोटिंग करने के लिए, सर तो उसको यूवी कोटिंग ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट कोटिंग है। आप इसको किसी सिस्टम में ब्लेंड नहीं कर सकते। ओके, किसी के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते उसको? नहीं, किसी के संग ब्लेंड नहीं कर सकते। ओके, और उसमें मैटिंग के लिए कोई लिक्विड कंपोनेंट यूज कर सकते हैं सिलिका के अलावा, कुछ और केमिकल्स ऐसा कुछ लिक्विड फॉर्म में? अभी तक तो सर मैंने नहीं ऐसा पाया है। अगर ऐसे कुछ आती है इंफॉर्मेशन तो जरूर पास ऑन करेंगे ग्रुप में। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं चंद्रशेखर माइटी जी का। हाँ, माइटी हाय सर गौरव। हाय हाँ मैथी। हाँ, ब्रोमिनेटेड इपॉक्सी ये कौन सा टाइप का पॉलीमर है? कौन सा कौन सा टाइप का मतलब मोनोमर है, पॉलीमर है, कौन और डाइमर है, क्या है? कौन सी चीज? ब्रोमिनेटेड इपॉक्सी। ब्रोमिनेटेड इपॉक्सी ओलिगोमर की कैटेगरी में आएगा। हाँ और ब्रोमिनेटेड इपॉक्सी का यूज इपॉक्सी एक्रिलेट सिस्टम में मैंने अभी तक तो देखा नहीं है यूवी के अंदर। हाँ कैटेगरी वाइज ये इपॉक्सी सिस्टम के अंदर आएगा, इपॉक्सी केमिस्ट्री के अंदर आएगा। बट इसका क्या हेलोजिनेशन करा दिया गया है, जिसकी वजह से ये फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज देता है। हाँ, फ्लेम रिटार्डेंट में आता है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस ब्रोमिनेटेड इपॉक्सी? देखो, अगर फंक्शनैलिटी की बात करोगे तो इसके अंदर दो फंक्शनैलिटी होती है। एक तो इपॉक्साइड ग्रुप है जो कि सेल्फ फंक्शनल है, दूसरा ब्रोमीन ग्रुप है जो फायर रिटार्डेंसी के लिए यूज किया जाएगा। नहीं, और एक ऑक्सीरेनेट वो क्या है? तो ऑक्सीरेन को ही तो ऑक्सीरेन ही तो रिंग हुआ ना, रिंग स्ट्रक्चर हुआ ना जिसके थ्रू रिएक्शन होगा। और पॉलीएमाइन से क्योर हो सकता है ये? आई हैव नॉट ट्राइड येट इट। ओके, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ सर मंजीत जी का। मंजीत जी पूछिए क्वेश्चन अपना। नमस्कार सर, ये पूछ रहा था सर यूवी कोटिंग का बेसिकली यूज कहाँ पे है? क्योंकि यदि जैसे कि हम देखते हैं अपना कोटिंग होता है यूटेंसिल्स पे, तो उस पे भी होते हैं, बर्तनों वगैरह भी कोटिंग होती है क्या इसकी? सर देखिए, यूवी कोटिंग के मैंने आपको कॉमन एप्लीकेशंस भी बताए और उनके चैलेंजेस भी बताए। ये पेपर के ऊपर हो सकती है, प्लास्टिक के ऊपर हो सकती है, वुड के ऊपर हो सकती है, मेटल के ऊपर हो सकती है। ये सारी चीजों के ऊपर कोटिंग की जा सकती है। इसके कुछ अपने हर एक सिस्टम में जिस पे भी आप यूज करने जा रहे हैं उसकी कुछ एक स्पेसिफिक, कुछ जनरल और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ जनरल और स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली इसको पूरी तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। एक ही यूवी कोटिंग जो है वो हर एक सिस्टम पे नहीं लगाई जा सकती है। समटाइम्स कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस डिजाइन हो जाती हैं जो एक से ज्यादा सिस्टम पे लगती हैं, बट फॉर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आपको अलग अलग फॉर्मुलेशन डिजाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो सर जैसे मेरा ये पूछना था, मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कि अब जैसे यूवी के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो ये टॉक्सिक नहीं हो जाएगा नेचर में, तो हार्मफुल नहीं होएगा? सर आप जितनी भी कोटिंग यूज करते हैं, इवन इन वाटर बेस्ड सिस्टम आल्सो, सारी की सारी नेचर के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है। कौन सी ऐसी कोटिंग है जो टॉक्सिक या हार्मफुल नहीं है सर?
नहीं मतलब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? जैसे मान लिया सर मेटल्स देखिए पे किया, हर उस बर्तन को खाने पीने सर के लिए आपकी यूज सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग से तो लेस टॉक्सिक ही है, क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं। आप सॉल्वेंट किया। बेस्ड कोटिंग यूज करते हैं, बनाते हैं, आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं आप। करेक्ट आपके करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई मास्क यूज नहीं करते हैं। जनरली लड़के जो हैं वो ग्लव्स यूज नहीं करते हैं। सो ये सारे तो प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस लेकर के कोई भी कोटिंग बनाएंगे तो सर वो हार्मफुल नहीं रहेगी, ना आपके लिए ना इन्वायरमेंट के लिए। करेक्ट हर, करेक्ट। थैंक हर यू एक सर। चीज से प्रिकॉशन बचने का कुछ एक तरीके दिए गए हैं, उससे बचेंगे तो वो प्रिकॉशंस लेंगे तो वो हार्मफुल नहीं रहेगी हमारे लिए। जी जी जी, थैंक यू। एक्चुअली मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं था, अभी आपने नहीं नहीं बताया नहीं, तो बहुत अच्छे मैं आपकी करूंगा बात मैं। समझ गया। मैं इसीलिए कह रहा था कि सर ऐसी कोई भी कोटिंग मैंने अभी तक नहीं देखी है जो हार्मफुल नहीं होती है, एक्सेप्ट देयर आर सम बायोडिग्रेडेबल कोटिंग्स। उनको छोड़ के बाकी मैंने अभी तक हम सारी कोटिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सिस्टम को इफेक्ट करती ही करती है। हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज सर, हम लोग बनाएंगे ऐसा कोटिंग। थैंक यू। बिल्कुल सर, जब कभी बनाइएगा तो याद करिएगा। जरूर सर। मैं आप सबको बता दूं कि जो ये यूवी कोटिंग का अभी सेशन चल रहा है, इसकी सारी डिटेलिंग हम लोगों ने 2 पार्ट के अंदर, 2 एपिसोड के अंदर अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करने का है। पहला पार्ट हमारा अप्रैल के एडिशन में पब्लिश हो चुका है, इसी यूवी रेडिएशन के बारे में, यूवी कोटिंग के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट यानी मई के अंदर पब्लिश हो जाएगा। तो जो आप आज सेशन देख रहे हैं, इसको अगर आप ऑन पेपर चाहते हैं तो हमारा जो अप्रैल का न्यूज़पेपर है उसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, मई में सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन आगे मैं ले रहा हूँ जय आहूजा जी का। जय जी बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जय जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताएं। जिनका नाम ही जय है उनकी जय जय तो अपने भी रेडी। सर मेरा सवाल है, इसकी शेल्फ लाइफ आप क्या बताते हैं, वैसे कितनी होती है? सर देखिए, सेल्फ लाइफ ओलिगोमर और मोनोमर की सेल्फ लाइफ पे डिपेंड करती है। नॉर्मली 6 महीने की सेल्फ लाइफ होती है। सर फिर भी उन केसेस में मैंने देखा है ये 2.5 महीने में कई बार जेल हो जाता है, तो उस सर अगर आप स्टोरेज प्रॉपर नहीं करेंगे, प्रॉपर डब्बे में स्टोर करके नहीं रखेंगे, यूवी लाइट से नहीं बचाएंगे, क्योंकि आपकी जो एटमॉस्फेयर में जैसे जो लाइट जो हमको सनलाइट आती है उसके अंदर भी यूवी का पोर्शन होता है। तो अगर आप उसको एक्सपोज्ड ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। सो इसको रखने के कुछ अपने यूवी कोटिंग बनाने के दौरान, यूवी कोटिंग स्टोर करने के दौरान कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो 6 महीने की सेल्फ लाइफ मिलती है। एक तरह का रेडी टू यूज पेंट ही है ये। रेडी टू यूज पेंट आप कह सकते हो, 2 महीने तक तो नॉर्मली नहीं खराब होता है। पर देखो सर, अब अगर आप डब्बा जो है वो धूप में रखाओगे तो फिर खराब होने का चांस ज्यादा बड़ा है ना। आजकल पेपर इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट काफी हद तक इस पे कन्वर्ट हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ हाँ आने सर, वाले यूवी ओपीवी उनका सबसे बड़ा यूवी ओपीवी बनती है और सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट पेपर इंडस्ट्री के अंदर ही यूज किया जाता है। वो इवन इपॉक्सी एक्रिलेट्स का भी यूज नहीं करते हैं, वो सोया मॉडिफाइड इपॉक्सी एक्रिलेट्स का यूज करते हैं, या इपॉक्सीडाइज्ड सोया ऑयल से वो एक्रिलेट बनाते हैं। जितना फ्लैट सरफेस है उस पे तो इसका रिजल्ट बहुत ठीक है, आप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया लेकिन जो रिजल्ट है मल्टी डायमेंशन जो है उसमें मैंने कई बार देखा ये ड्राई नहीं कर पाता ठीक तरीके से। सर देखिए, मल्टी डायमेंशन के केस में अभी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पेंट किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो अपना टाइम लेता है, यूजुअली टाइम से ज्यादा टाइम लेता है क्योर होने के लिए, या वहां पर पेंटिंग करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस सिस्टम के अंदर। यूवी कोटिंग के साथ भी वैसे ही चैलेंजेस हैं। तो यूवी अभी तक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम के अंदर अगर लाइट वहां तक पहुंच जाएगी और फिल्म अगर बन जाएगी, अगर उस कॉर्नर निक कॉर्नर तक अगर लाइट पहुंच गई और फिल्म बन गई तो फिर ये क्योर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अश्विन जोशी जी ने कुछ लिखा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है इसमें। अश्विन जी जरा आप बताएंगे क्या आप कहना चाह रहे हैं? अश्विन जोशी जी अनम्यूट कर लें सर अपने आप को। सर अनम्यूट कीजिए सर। जोशी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस ओके। हाँ जी, आप बोलिए सर। हाँ, जैसे अपने जो नेल पॉलिश के ढक्कन होते हैं बॉटल्स के, जो लैक्मे का होता है, उसके पर ज्यादातर यूवी पेंट प्लास्टिक्स में यूज करते हैं। जी जी। हेडफोन्स के जो भी कवर्स आते हैं उसमें भी यूवी पेंट यूज करते हैं। अच्छा, आप मतलब ऐड ऑन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, यूजेज बताना चाह रहे हैं आप? यस यस। ओके ओके ओके।
और काफी सारी कॉस्मेटिक्स की मतलब गिफ्ट्स एंड इन सोपीस और काफी सारी ऐसी चीज होती है, डेलिकेट चीज होती है, प्लास्टिक बहुत डेलिकेट होती है, that are produced in lakhs of numbers in a day. ओके ओके सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा प्लीज? I am Ashwin Joshi from Vadodara. I am into supply of the paints and chemicals coatings. I am basically into trading and consultancy services. So I am dealing with the PPG and Kansai and Chemetall, BASF. I work with the Chemetall for almost 8 years as a technical service manager and now managing my own business. ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, हाँ जी शिरीष भाई। हेलो, सॉरी सूर्य प्रकाश जी आ रहे हो, शिरीष भाई सूर्य प्रकाश जी 1 मिनट आ रहा हूँ प्लीज, सॉरी 1 मिनट आ रहा हूँ। शिरीष भाई, पीसीबी के लिए कौन सा आप सजेस्ट करेंगे, इपॉक्सी एक्रिलेट्स और which one? सर देखिए, ये सारा जो है ना वो आपका प्राइसिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज्यादातर कैटायनिक यूवी क्योरिंग सिस्टम का यूज होता है और इपॉक्सी भी वहां पर यूज होता है, इपॉक्सी एक्रिलेट भी वहां पर यूज होता है, कई जगहों पे सिलिकॉन एक्रिलेट्स का भी यूज होता है। सो ये सब डिपेंड करता है कि आपको पीसीबी में किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, किस तरीके की कोटिंग चाहिए, उसके ऊपर उसका यूजेस डिपेंडेंट है। एक्रिलेट्स जैसे ओलिंगोमर ने बताया, वो फॉर्मुलेशन में उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना पड़ता है। जनरली ऐसे जनरल टर्म्स में बोलूं तो ज्यादातर आज तक मैंने देखा जो है वो वहां पर या तो सिलिकॉन एक्रिलेट्स का यूज होते हुए देखा है या इपॉक्सी एक्रिलेट्स का यूज होते हुए देखा है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सूर्य प्रकाश जी। Sir, namaste, sir. Sir, my knowledge in this field was very less. No, I really thank Mr. Gaurav Srivatsa for giving an extra excellent talk on this. Really enlightened me. And I have seen this is being used extensively even in designer tiles. They use it in a designer tiles. They use it, sir. Yeah, that is called as ceramic UV coatings nowadays. Okay. No, the screen print and the clear coat they give with an UV. Yes, but this coating category is called ceramic UV coating. Okay, sir, right. Thank you, sir. It's an excellent talk. Thank you. Thank you very much. हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है सर? कुछ किसी का क्वेश्चन और है सर? सर एक्सीलेंट सेशन। ओके सर, एक बार पहले जो हमारी परंपरा, मेरी आवाज बंद हो गई थी इस कारण से वो हमारी परंपरा को हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एक बार जोरदार तालियों की गूंज प्रॉपर नहीं आई है। एक बार तालियां बजाएं, सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। थैंक यू तालियां बजाते सर गौरव जी के लिए। ओके, थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि है। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि आज की जितनी भी ये सेशन हुआ है इसकी पूरी डिटेलिंग हमने 2 पार्ट में पेंट विजन के अंदर पब्लिश की है। पहला पार्ट अप्रैल के अंदर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है एज यूवी कोटिंग। आप अप्रैल का ई पेपर आपके पास, सबके पास पहुंच चुका होगा। जिसके पास नहीं पहुंचा वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे आप ले सकते हैं। और सेकेंडली जो नेक्स्ट पार्ट है वो मई के अंदर पब्लिश होने वाला है। एक क्वेश्चन आ रहा है, इन विच कॉज येलोइंग वुड पुटिंग। महेश जी हैं ग्लॉसी पेंट से। महेश जी पूछिए अपना क्वेश्चन। सर ये हाँ गौरव जी। हाँ जी सर, बताइए सर। गौरव जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। बोलिए सर। ये वुड कोटिंग येलोइंग प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? मीन्स से बनाते वक्त उसमें क्लियर है, उसके बाद येलोइंग क्यों हो जाता है? सर आप किस टर्म से आवाज आ रही गौरव जी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप यूवी कोटिंग्स के टर्म में पूछ रहे हैं या नॉर्मल वुड कोटिंग के टर्म्स में पूछ रहे हैं? वुड कोटिंग के बारे में बात कर रहा है। नॉर्मल वुड कोटिंग के बारे में। हाँ, वुड कोटिंग अगर हम जैसे बनाते हैं उस टाइम उसकी प्रॉपर्टी क्लियर रहती है, मतलब कलर क्लियर रहता है, सब चीज क्लियर रहता है। सर आप कौन सा रेजिन यूज कर? सर मैं जवाब दे देता हूँ इनको। कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है गौरव। हाँ, ये कोई वो टॉपिक नहीं है जिसमें जवाब ना दिया जा सके।
नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मैं तो कह रहा अच्छी बात है, हमें तो मल्टी आंसर देने अच्छे लगते हैं। आप गौरव जी आवाज आ रही है? सर मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है, एकदम साफ आ रही है। आप मुझे बताइए आप कौन सा रेजिन यूज करते हैं? रेजिन हम जैसे शॉर्ट कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। हाँ सर देखिए आप एल्किड रेजिन यूज शॉर्ट ऑयल रेजिन। सर आप एल्किड रेजिन यूज कर रहे हैं। महेश जी एक मिनट, महेश जी। हाँ सर। सर कभी रामा रोड बुलाओ, चाय पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, सब चीजों की नॉलेज लो। कोई नहीं। और गौरव जी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और गौरव जी भी जानते होंगे मेरे को मैंने शायद गौरव जी में। आपको इंटरप्ट किया, चलो थोड़ा महेश जी को कहना था। अब आप अपना कंटिन्यू करें सर प्लीज। गौरव जी। सर देखिए जो एल्किड रेजिन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है पीला पड़ने की। अच्छा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीला पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक्रिलिक पॉलीऑल यूज करेंगे ना, वो भी कुछ टाइम के बाद पीला पड़ेगा। रेजिन के अंदर अच्छा, तो उसको एक करने को प्लीज है क्या? हाँ सर कोई एटलीस्ट है हम उस प्रॉपर्टी को कर सके। आप उस प्रॉपर्टी को मतलब पीला पड़ने को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अपनी कोटिंग की क्लैरिटी को कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए यूवी एडिटिव्स आते हैं जिनको बोला जाता है हाल्स, यानी यूवी एब्जॉर्बर, लाइट स्टेबिलाईजर, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये अपनी कोटिंग में डालिए, इसकी डोजेस डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंगली करिए। आप इटालियन वुड फिनिश बना रहे हो क्या? नहीं वुड, ओनली वुड फिनिश। जो ये होता है ना सैंडिंग चिलर, क्लियर स्टेप। मैंने बोला ना महेश जी, चाय पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, गौरव जी को लेके मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है मनीष जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो चाय भी नहीं पिलाना चाहते सर, क्या करेंगे? पिलाएंगे सर, चलेंगे, राजेश जी से मिलके आएंगे, एक बार चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई अच्छा हो गया महेश जी, आपका क्लियर हो गया? कुछ और पूछना आपने? हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? Manish sir, I have one question. Yes, Poonam ji, please. Yeah. Good evening, Dr. Gaurav. Good evening, madam. Yeah. Dr. Gaurav, many times like we see कि जब हम coating करते हैं तो it leaves a tacky finish. So which parameter we have to look for to remove that tackiness? मैडम टैकीनेस अपने आप में एक डिफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिफेक्ट जनरेट्स विद देयर विल बी 3 पॉसिबल कॉजेस फॉर दिस टैकीनेस। जो सबसे पहला रीजन हो सकता है आपका अनक्योर बाइंडर। मतलब अगर आपने जो कोटिंग लगाई है उसका जो बाइंडर है वो अनक्योर रह गया है तो टैक आ जाएगा। दूसरा जो है, अगर आपकी कलर्ड कोटिंग है और आपने जरूरत से ज्यादा डिस्पर्सिंग एजेंट डाल दिया है तो वो सरफेस पे फ्लोट करेगा और टैकीनेस देगा आपको। तीसरा रीजन आपका सरफेस एडिटिव हो सकता है, जो आपने सिलिकॉन सरफेस एडिटिव लगाया हुआ है, डाला हुआ है फॉर्मुलेशन में, वो भी जरूरत से ज्यादा है और वो सरफेस पे आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको थंब इंप्रेशन देगा जो आपको टैकीनेस जैसा लगेगा। In that case, like I have to look for my formulation. I have to yes. on my formulation. Always, if there is any defect, please look after your formulation in case of tackiness, because it is generally generated. If it is 2-component system, it is generally generated due to the wrong calculation of hardener that you are using in the formulation. Thank you, doctor. हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं आज एक अपॉर्चुनिटी और देना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ हमारे सभी टॉप नॉट्स का जो हमारी एसोसिएशंस के साथ जुड़े हैं। सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र रीजन के राजीव गोपलानी जी, चेयरमैन हैं शिरीष जी, छत्तीसगढ़ से हमारे मेहरा जी हैं, संजय मेहरा जी हैं अभी। सर मेहरा जी आप हैं यहाँ पे? ज्वाइन तो आप हुए थे। मिलन भाई हमारे हैं साथ में, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको बता दूं, कल हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सेशन करने जा रहे हैं, जिसको कोऑर्डिनेट हमारे मिलन पारिक जी ने किया है। सर थैंक मिलन भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स एक इतना बढ़िया डेवलपमेंट को लेके आने के लिए। थैंक यू सर। मेहरा जी हैं क्या छत्तीसगढ़ एसोसिएशन से? शायद वो चले गए। ओके मिलन भाई, आपका जैसा बता रहा था, कल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है और जगदीश आचार्य जी जो सीईओ हैं स्किल डेवलपमेंट द पेन स्किल डेवलपमेंट के, वो ये सेशन लेंगे। और हमारे जो डायरेक्टर है
स्किल डेवलपमेंट के, वो साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर? ओके, आज के सेशन का सर जरूर अपने जो व्यूज हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हो सर, कुछ लिखते नहीं हो। थोड़ा सा टाइम दो सर, लिखो थोड़ा सा। जो भी सेशन आप उसमें आप जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप समय दें, कुछ लिखे। अच्छा लगे तो लिखें, बुरा लगे तो भी लिखें, कि कुछ सजेशन हो आपके, कुछ आप चाहते हो कि नयापन कुछ अलग से हम डाल सकते हो, कुछ कर सकते हो इन सेशंस के लिए, तो वो भी आप जरूर लिखें। हमें आपके सजेशंस भी चाहिए। और जैसा कि हमारा पेंटिंग कंपटीशन का आज लास्ट डे था, कल हम लोग कोशिश करेंगे अनाउंसमेंट करने की कि हमारे जो पेंट विजन परिवार के बच्चे हैं उनमें से कौन अच्छी पेंटिंग करता है, और उसके हम सब कल अनाउंसमेंट करेंगे। और जितने भी हमारे पास पेंटिंग्स आई हैं वो सभी की सभी पेंटिंग्स भी हम पब्लिश करेंगे। इवन दो प्राइजेस को हम लोग अलग करेंगे, प्राइजेस करो जो हम नंबर ऑफ टॉप पेंटिंग्स है उसको हटाकर जितनी भी पेंटिंग्स आई हैं सबको हम पब्लिश करेंगे बच्चों के नाम के साथ। किसी को भी हम लोग निराश नहीं करना चाहते। तो ये पेंटिंग कंपटीशन हमारा कंप्लीट होता है आज। आज का समय भी हमारा हो चुका है, तो कल दोबारा मिलते हैं सर 3 बजे स्किल डेवलपमेंट की पूरी डिटेलिंग के साथ। एंड जरूर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे। राजीव भाई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? राजीव गोपलानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ओके, चलिए सर कल मिलते हैं सर। मिलन भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 3 बजे। एंड एट लास्ट नॉट बट द लीस्ट, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, जिनकी वजह से ये सेशंस हो पा रहे हैं और इन्होंने बहुत मुझे इतना एक्सपीरियंस दे रहे हैं और इतना कुछ मुझे सिखा रहे हैं, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी सिखा रहे हैं मच। वो तो है ही है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा से सीखने को मिल रहा है, ये बात सच है। मिलन भाई क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब को थैंक यू बोल रहा था, बहुत बहुत अच्छा हुआ और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का इसमें। सर ये नई नई चीजें निकाल के लाते हैं जो कभी हम लोगों ने मतलब सोची होंगी कि होती है, लेकिन ये निकाल के ले आते हैं कि भाई ये मनीष जी, ये गौरव साहब है ना, ये हॉटस्पॉट हो गया अपने सेमिनार के। मेजर स्टेक होल्डर है। ठीक बात है सर, इनको कहीं जाने नहीं देना कहीं। हाँ बस ये हॉटस्पॉट है, इनको छोड़ने मत देना कभी भी, हम भी नहीं छोड़ने वाले। सर ये मैं आपको सच बताऊं, डॉक्टर गौरव से जो पहली बार मिला था हम लोग बड़े कैजुअली मिले थे, लेकिन अभी इतना नॉलेज इनके पास है, मैं तो कई बार मतलब जब बोल रहे होते हैं मैं हैरान होता हूँ कि कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं ये। और इनके पास जो पकड़ है, इनको जो इनकी कमांड है अपने हर प्रोडक्ट पे, हर चीज के ऊपर, हर सेशन में, हर नॉलेज के ऊपर, सर ये मतलब ट्रिमेंडस है। नो वर्ड फॉर दैट। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी नॉलेज, इतनी कैसे सर, कैसे ये पॉसिबल हुआ सर? गॉर्जियस नॉलेज है यार, डॉक्टर तो है लेकिन स्पीच पे पकड़ इतनी, नेता भी पीछे पड़े। सर मतलब अरे नहीं सर, ऐसा नहीं गौरव जी, रियली आई एम सैल्यूट टू योर लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज कमांड यू हैव। अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने जो भी इनकी ये पेपर्स बनाते हैं, जो भी इनकी रिसर्च है उसके ऊपर इतनी कमांड, सर ट्रेमेंडस है। सर आईआईटी वगैरह में आप जाओ ना, तो जो भी आपके ये होते हैं ना गाइड, प्रोजेक्ट गाइड, वो they gives such attitude, so this become an attitude in these organizations. जो आता भी तो नहीं एटीट्यूड इनके अंदर। मैं जब इनको पहली बार मिला था मेरे को तो लगा ही नहीं था कि इतने नॉलेजेबल बंदे हैं। लर्निंग एटीट्यूड कि हाँ भाई कैसे पढ़नी है, कैसे एक्सप्रेस करनी है। सर रोज इनको सलाम करने का दिल करता है सर। तो देखिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप सभी लोग पेंट मैन्युफैक्चरर हो, मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप सभी लोगों के लिए जी। मतलब अगर आप इसको थोड़ा भी फॉलो कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो प्लीज उसके टीडीएस पढ़ने के साथ साथ में ना एमएसडीएस पे भी नजर डालिए। राइट, एमएसडीएस पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जब तक एमएसडीएस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सेफ्टी नॉर्म्स नहीं जान पाएंगे। आपको सेफ्टी नॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ये हर मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं सर एमएसडीएस वेंडर से पूछो। सर एमएसडीएस हर प्रोडक्ट का बनता है, बिना एमएसडीएस के कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता है। गौरव जी बड़ी मुश्किल से ये टेक्निकल डाटा शीट का मीनिंग समझ में आया था कि ये टीडीएस होता क्या है। ये नए वर्ड आप और रहे हैं एमएसडीएस, सर इसकी फुल फॉर्म क्या है ये तो बता दो। सर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं इसको। कई जगहों पे ये एसडीएस के नाम से भी आती है जिसको सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं।
MSDS का फुल फॉर्म है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। उस मटेरियल के बारे में सारा इन हाउस जितना भी उस मटेरियल में नॉलेज होगा ना, या जो आप मटेरियल पढ़ना चाहते हैं ना, अगर आपने MSDS ढंग से स्टडी कर लिया तो आपको शायद TDS भी ना पढ़ना पड़े। ओके, मतलब सर मैं ना बड़ा इस मामले में अनपढ़ सा हूँ, मतलब थोड़ा सा और ध्यान एक रखा और करो। सर मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आप लोगों के पास आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बैठ के बात करते हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास उतनी कॉम्पिटेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्पिटेंट इंफॉर्मेशन है, बट सर बिलीव मी, जब भी आपके पास कोई ऐसा आदमी आए तो आप उसके संग 2 मिनट जरूर निकालिए बात करने का, क्योंकि अगर वो 100 बातें बोलेगा ना तो उसमें से कोई एक बात आपके काम की जरूर होगी, और वो एक काम की बात ही आपके बिजनेस में आपको हेल्प करने वाली है। बिल्कुल सर, चाय नाश्ता तैयार मतलब रखो टाइम सर, जरूर आ रहे हैं दीजिए। हम लोग। कोई भी टेक्निकल आदमी अगर आपके पास आता है तो सर अगर उसके नाम के आगे कहीं भी टेक्निकल लगा हुआ है ना, तो उसने कुछ क्वालिटी अर्न की होगी, तभी टेक्निकल लगा है उसके नाम के आगे। सो आप उसकी बात जरूर सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। इम्प्लीमेंट करना, प्रोडक्ट लेना नहीं लेना, उसको यूज करना, वो सब आपके हाथ में। ठीक बात है, लेकिन बात सुनना और बात सुनाना, ये 2 चीजें जरूरी हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि सामने वाला आपको किस तरीके से सल्यूशन दे सकता है। और इसी तरह से सर हम लोग भी सीखते हैं। आज 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रैवल करते करते। यूजुअली मैं हर महीने के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 15 दिन ट्रैवल करता हूँ। ऑलमोस्ट 35-40 लोगों से मिलता हूँ एक महीने के अंदर। तो मैं भी 35-40 नई बातें ही सीख के आता हूँ और उसका डॉक्यूमेंटेशन रखता हूँ। वो डॉक्यूमेंटेशन आज आपको मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अपने पास से कुछ दे रहा हूँ, मैं आपको वही चीज वापस रिटर्न कर रहा हूँ जो आपसे सीख के आया था। बस ये है कि मैंने उसको समराइज कर दिया है, उस एक्सपीरियंस को समराइज कर दिया है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, वरुण जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अब मैं उसका अदर साइड ऑफ कॉइन बोलना जा रहा हूँ। अभी उन्होंने बोला कि एटीट्यूड में अलग जो उसका अदर साइड होती है कॉइन की, जिसमें एटीट्यूड को गलत तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। तो मैं सभी से बात कहना चाहूंगा कि एटीट्यूड होना चाहिए, बट एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव सेंस में जब एटीट्यूड आपके अंदर होता है तो आप, जैसे भी गौरव जी बोल रहे हैं, बहुत कुछ सीखने से रह जाते हैं। आप कोई भी टेक्निकल या कोई भी व्यक्ति जब आपकी फैक्ट्री में विजिट करता है, जब आपके साथ मिलने आता है, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उससे मिलना है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ नहीं मिलना। सो कॉल्ड कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के ओनर हैं और उस तरह से, वैसा नहीं। आप मिले उनसे, सामने वाले का एक रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका ये सोचे कि हाँ, जो सामने आया है एटलीस्ट मुझे कुछ दे के जाएगा। और टेक्निकल लोग जब भी आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, उनको मतलब जो भी रिस्पेक्ट आपको उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दे, क्योंकि ये लोग जो आपको दे के जाएंगे ना, वो आप कभी भी कहीं से भी नहीं सीख पाओगे। और बिहेवियर और रिलेशन बहुत जरूरी होता है। मेरा हमेशा से एक बात रही है कि रिलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस। तो बिजनेस किसी के साथ हो या ना हो, रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये गौरव जी की बात से मुझे थोड़ा सा आगे ऐड ऑन करना, मतलब मुझे लगा कि मैं कर दूं। हालांकि मैं इतना कुछ ज्ञान मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो बस 2-4 बातें रहती हैं। असली ज्ञान के भंडार तो गौरव जी जैसे लोग हैं। और थैंक्स अगेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, इतना समय आपने हमें दिया अपना। गौरव जी, सो नाइस ऑफ यू सर, दिल से प्यार है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू एवरीवन। फौजी का ढाबा है, आइए बैठते हैं, कभी अच्छा सा ऑथेंटिक फौजी स्टाइल का खाना खिलाएंगे, फिर ये सब डिस्कस करते हैं। दादा तुम बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहीं भी विजिट करने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, आप मुझे खिलाने क्या वाले? एकदम गजब ऑथेंटिक फौजी ढाबा है, एकदम खिलाते हैं जबरदस्त खाना। मंजीत जी बहुत दूर बैठे हो आप हमें बुलाओगे तो फिर कैसे हम आएंगे, बताओ ना। बगल में ही सर, दिल्ली के बगल में है। कितनी दूर? 160 किलोमीटर है बस। सर कौन सी जगह है ऐसी? अलवर है। अच्छा, अलवर है आप बैठे हुए? और क्या। तो गौरव जी, बहुत सारी हमारी प्लानिंग हो गई है अब टूर पे। बहुत से लोग हमें डिनर लंच बहुत कुछ खाना खिला पिला रहे हैं। तो तैयारी करते हैं सर लॉकडाउन खुलने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। वरुण मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहता है। वरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लड़का स्मार्ट भी बड़ा है।
जी वरुण जी बोलो सर। स्मार्टनेस में तो कॉम्प्लेक्स दे देता है वो हाँ सर, मैं तभी ज्यादा इसको बोलने ऐसा नहीं देता। लगता है कि मुझे भी वरुण जैसा स्मार्ट होना चाहिए। मैं तभी इसको ज्यादा बोलने नहीं देता। सर ये मैं कहता सारे कस्टमर आप ही लोग निपटा लोगे, हम लोगों को भी छोड़ दो, वी आर आल्सो इन सप्लायर। नहीं सर नहीं, ये हाईटेक वाले सर बड़े खतरनाक लोग हैं। ये बहुत सारे लोग आ गए मेरे पास, हर एक बंदा आ जाता है तो मुझे ऐड कर लो। मैं भी बड़ा सियाना हूँ, मैं भी एक ग्रुप में सबको ऐड करता रहता हूँ। सर इसी वजह से देखिए मैं मेरे सारे ही दोस्त हैं ऑलमोस्ट, जितने भी सप्लायर्स मार्केट में हैं उनमें जितने भी पर्सन्स हैं, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके साथ मेरी फ्रेंडशिप नहीं होगी। इसलिए मैं कभी भी किसी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलता हूँ। मेरा फोकस ये होता है आपको केमिस्ट्री बता देना, आप केमिस्ट्री जान लीजिए, प्रोडक्ट आपकी मर्जी है, आप जिससे चाहो उससे लो। वरुण अच्छा दोस्त है, वो एलिमेंटिस देना चाहे तो एलिमेंटिस दे सकता है। सर पेंट विजन का सिंगल मोटिव यही है कि हर एक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री टोटलिटी के अंदर आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं प्रोडक्ट सर इसीलिए नहीं बोलता हूँ ना, क्योंकि यहाँ सारे दोस्त हैं, कल को फिर लड़ाई करने लगेंगे फोन पे, किसको किसको जवाब देता घूमूंगा। नहीं ठीक बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे टोटलिटी के अंदर आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी है। अगर हम टोटलिटी के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, एक सिंगल या मैं अपनी बात करूं या सिर्फ कोई दूसरा बंदा अपनी बात करे, तो उसमें ना तो लोगों को मजा आएगा। और मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि एक सिंगल या किसी एक की बात हो, मैं चाहता हूँ सब लोगों की बात हो, कलेक्टिव बात हो, सिंगल बात ना हो। हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री को कलेक्टिवली फायदा हो, किसी एक या दो लोगों को फायदा ना हो। ट्रू सर, ट्रू। तो पेंट विजन का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग किसी एक ब्रांड को या एक कंपनी को या एक व्यक्ति को प्रमोट करें, हम लोगों का मकसद ये है कि हम पूरी इंडस्ट्री को प्रमोट करें। तो अभी हम लोग खुद नए बच्चे हैं, हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ पेंट विजन को, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ी सी आप लोगों की साथ देते वक्त हमारा स्ट्रेंथ बनेगी, तो हम लोग गवर्नमेंट तक भी जाएंगे और हायर अथॉरिटीज तक भी जाएंगे कि सर हम लोग ये बैठे हुए हैं, बताओ सर क्या करना है, हमें क्या आप दे सकते हो, पेंट इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हो। कई चीजें हैं सर। वरुण जी No, Manish is really nice initiative. At least I am really very thankful to associate with you. तो सीखने के अलावा it's like network creating a network is a key of success nowadays. It is going to be a future trend. मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग एक दूसरे को जाने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहचाने। दूसरा क्रिएटिव हमारे अंदर क्या है, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर, एक से बढ़कर एक टेक्निकल लोग बैठे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, उनको बस ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेजेस हैं। जैसे अब गौरव जी हैं, इनकी नॉलेज को तो सलाम है जो इन्होंने हमें दिया है पिछले 20-25 दिनों में। और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास अलग अलग नॉलेज है, बहुत से क्रिएटिव लोग बैठे हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आओ ना सर, ये प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। हम ना कुछ पैसा देते हैं, ना कुछ पैसा लेते हैं, कुछ नहीं ले दे रहे, लेकिन हाँ हम ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई नॉलेज है जो आप चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आओ सर, ये प्लेटफॉर्म है ना आपके लिए। राइट। अपनी गाड़ी लाओ, रेलगाड़ी लाओ और इसमें इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी करो और सर जो करना है उसमें बात करो, लोगों से कुछ सीखो, कुछ सिखाओ। सीखना बहुत जरूरी है। So learning is most important. Yes, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ सीख सकते हो और सिखा सकते हो, मैं तो कहता हूँ सिखाते वक्त भी इंसान सीखता है। Yes, सीखना सही बात कही। मनीष जी मैं इसमें जस्ट एड ऑन करना चाहूंगा, आप लोग कभी भी देखो जो तालाब या झील का पानी होता है ना, वो ठहर जाता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, उसके अंदर फंगस डेवलप होगी, कल को शैवाल पैदा होंगे, सब कुछ हो जाएगा उसके अंदर। बहुत बड़ी बात ठीक है ना। लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है ना तो उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, और बहते हुए पानी का अपना एक फोर्स होता है, वो फोर्स किसी भी चीज को काट सकता है। सो बहता हुआ पानी बनने की कोशिश करिए। नॉलेज जो है वो बहती हुई नदी जैसा है, अगर आप इसको एक जगह बांध के रोक लेंगे तो फिर वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। उसको बढ़ाइए, जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं उससे लीजिए, दूसरों से लीजिए। कभी भी डिस्कशन करने में किसी से हिचकना नहीं चाहिए। आप कोई भी डिस्कशन करें, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको मालूम है। आप कभी भी डिस्कशन करें तो ऐसे करें जैसे आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि जब आप इस एटीट्यूड से जाएंगे कि आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप बहुत कुछ सीख के आएंगे। और जिस दिन आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे सब कुछ मालूम है, उस दिन वो आपको 100 बातें अच्छी बताएगा, तभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शाम को घर आएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। राइट। देखो हमारे साथ कितने गुणी लोग जुड़े हुए हैं,
क्रांति चावला ही जुड़े हुए हैं। अरे चावला साहब नमस्कार, किधर हो? बोलते नहीं सर ये कुछ, ये बड़े चुप रहने वाले व्यक्ति हैं। और भी बहुत से लोग हैं, ओम प्रकाश जी है, ओम प्रकाश गौतम जी भी टेक्निकल हैं। गौतम जी उसमें है अभी जिस HIL में है, HIL बिरला में, हैदराबाद में। क्रांति जी ने हमारे साथ जुड़ने का एक सेशन की बात की, क्रांति जी का जवाब नहीं आया दोबारा। वो म्यूट करके तो नहीं चलेगा? हेलो जी, अभी आ रहे हैं। सर नेटवर्क गौतम जी आपका थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। क्रांति जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, आप बोल रहे थे, बताइए सर। सर आप तो आ रहे थे कुछ हम लोगों को सिखाने के लिए। हेलो, हाँ जी, क्रांति जी कुछ सिखाने के लिए आ रहे थे आप हमें? हाँ नहीं सर, करते हैं उसका भी कुछ वर्कआउट करते हैं सर। चलो थैंक यू सर। अच्छा, एक हमारे साथ बड़े हैंडसम सरदार जी हैं, इनकी फोटोग्राफ बड़ी जबरदस्त लग रही है मेरे को, कृपाल सिंह नूर जी। मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं है, सुन के चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर नूर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाजी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ फोटो लाई है बहुत जबरदस्त लग रही है। सर थैंक यू गौरव, बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छा लगा। बस बढ़िया भाई। केपी कैसे हो यार, बहुत दिनों बाद आवाज सुनाई पड़ी तुम्हारी। बस कृपाल सिंह नूर जी बोलते नहीं हो सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो नूर साहब। सर मैं किरणपाल सिंह हूँ जी, और मैं इस पेंट इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूँ जी। वेरी गुड। और मेरा जो कैरियर है, मैंने पैरामाउंट पाउडर से शुरू किया था, केमिकल्स में। क्या बात है सर। और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है जी, मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, BSc केमिस्ट्री और MBA इन मार्केटिंग। भाजी इन्ना क्यों पढ़ लिख गया तुझे? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ? ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੇ नहीं ਸਾਇੰਸ ਦੈਨ BSc ਦੈਨ मैं केमिकल लाइन काफी पुराना सर। क्रांति चावला नोज मी वेरी वेल, और गौरव श्रीवास्तव नोज मी वेरी वेल। हम तो एक्स कलीग भी रह चुके हैं साहब। एक्स कलीग तो भी सर कुछ हमें भी सिखाओ सर। आप देखो, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आए, सर मैं गौरव के बाद तो मैं क्रांति को रिक्वेस्ट करूंगा, क्रांति कुछ बताए तो बेटर है, क्योंकि ये भी थोरो टेक्निकल आदमी है क्रांति भी। हम तो टेक्नो कमर्शियल रहे हैं। और वैसे उसमें भी कुछ आने दो ना, कुछ कंप्यूटर साइंस को जोड़ते हुए कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। क्रांति जी को हम छोड़ना नहीं। क्रांति जी ने तो हमें वादा कर दिया, अब ये उनके ऊपर है कि कब हमारे को ये मौका देते हैं अपनी मधुर वाणी को सुनने का। क्रांति जी को भी पेंट की और इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है। जी जी जी। ये भी IIT रुड़की से हैं। इनको थोड़ा सा आप हार हुर पहनाइए तो ये कुछ करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। मैं तो पग पवा भाई मनन तो सही। गौरव बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी भैया। अरे थैंक यू यार, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया थी। चलो सर, ये लाइटर नोट पे हमने कुछ छोटी बड़ी हल्की फुल्की बातें इसलिए की कि इतना अच्छा टेक्निकल सेशन के बाद हम लोग कोई अपने आप घर में अपने दिमाग में बोझ न लेके चले कि यार हमारे पास ये नॉलेज नहीं है, हमारे पास। मेरे को तो हो जाता है कि यार इतनी नॉलेज मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। ये यूवी कोटिंग जो थी, इसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा यूज हुए। अच्छा हुआ आपने लाइटर नोट पे हल्का कर दिया इसको। सर मैं बड़ा परेशान होता हूँ रात को, मैं सो नहीं पाता हूँ कि यार ये इतना मतलब मैं कैसे सीखूंगा। मैं जब भी दे रहा था प्रेजेंटेशन तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा इसमें इतने सारे टेक्निकल टर्म हैं, आधों की तो हिंदी मुझे भी नहीं आती होगी, मैं उसको हिंदी में बताऊंगा कैसे। चलो सर, अभी कुछ और लोग, चलो ठीक है सर। ओके सर। अच्छा मनीष जी, मेरा एक सजेशन है जी, बताएं ना सर। अगर सभी लोग एग्री करें तो मैं आप लोगों को MSDS कैसे पढ़ते हैं वो आपको सिखा सकता हूँ कि MSDS की स्टडी कैसे की जाती है। मात्र 28 लोग रह गए हैं। आप ये बात जब 100 लोग थे तब बोलते तो कुछ अच्छा भी रहता। कोई बात नहीं। 28 लोग बता रहे हैं ना कि ये 28 लोग ये बता रहे हैं कि वो सीरियस कितना है। हाँ नहीं सर, वो ऐसा है, ये लोग यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार कुछ और रह गया शायद, कुछ और बताएंगे। ये एक्चुअली पता है, मैं अब देखो सच्चाई बोलूंगा आपसे, ये जो जागरण के बाद में 3 बजे की चाय मिलती थी ना, माता रानी की कथा होती थी, तारा रानी कथा के बाद ये वो लोग हैं, वो तारा रानी कथा वो जो चाय और प्रसाद मिलता है वो लेने के बैठे हम लोग सब। तो ये वो है सर पब्लिक। लेकिन सर बड़ा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा
मजाक के मूड में बातें करता हूँ ताकि लाइटर नोट पे सब चलता रहे मामला। किसी को बुरा लगता हो सर मेरी बात को तो मैं सॉरी मानता हूँ आप सबसे, बट मैं ऐसे ही मेरी तरफ से भी आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो, क्योंकि कई बार मैं बोलने के टाइम पे भूल जाता हूँ कि क्या बोलना चाहिए। मेरे संग ऐसा है कि एक बार फ्लो में आ गया तो मैं बोलता ही जाता हूँ, इसलिए अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा सर, मैं अभी मेरे को लगता है ऐसे 2 4 5 लोग टेक्निकल यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग ना एक टेक्निकल कंसल्टेंट का ग्रुप हम लोग अलग बना के बैठे हुए हैं। तो वहां पर इंडस्ट्री के लिए मैं कमर्शियल बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वहां पर हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से हमारे को लीड्स आती हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना है। तो अगर कोई कमर्शियली हम लोगों से जुड़ना चाहता हो तो वो उस ग्रुप के लिए मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, एक बार मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दे। जो कमर्शियली जुड़ना चाहते हो हम आपको उस ग्रुप में डाल देंगे, और फ्रीलांस आपको हम लोग कुछ बिजनेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो अभी तक हमारे पास 2-3 लीड आ चुकी हैं, एक इंक के ऊपर आई है, एक हीट रिफ्लेक्टिंग पेंट के ऊपर आई है, तो इस तरह की हमारे पास लीड्स आ रही हैं। बट आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर देंगे कमर्शियल बेनिफिट के लिए भी। देखिए अगर हमारे कुछ कमर्शियल बेनिफिट होता है तो वो भी अच्छी बात है। पेंट विजन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है और आपकी ब्लेसिंग चाहिए। ओके सर, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। आज का समय आप लोगों ने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा एक्सपीरियंस डालने के लिए अपना आज का। ओके नूर साहब, क्रांति जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सर ओके, थैंक यू। गुड डे।